नमस्कार सर। वालेकुम नमस्ते, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? हाँ जी, सब अच्छा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी सुपर हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। बस उम्मीदें लगाई हुई हैं आपके देश के लोगों से, आपसे, सबसे कि अच्छा। गुलाम हैदर का एक छोटा-सा मसला है। आप सब अगर हल करा देंगे मिलके तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर लगे हुए हैं हल कराने में, बैठ जाते हैं। मैं भी टाइम मिलता है तो आ ही जाती हूँ। और मेरे तो कुछ डाउट्स थे बहुत सारे आपकी कंट्री के उस साइड से लेके। मैंने सोचा चलो लाइव ही कर लेते हैं। आपके यहाँ पे तो जाते रहते हैं, अपने यहाँ भी बुला लेते हैं आपको। हाँ सर, वीज़े का क्या चल रहा है? वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्या अड़चनें आ रही हैं? देखिए, वीज़े के लिए जो एक प्रोसीजर था अप्लाई करने का गुलाम हैदर का, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो पूरा अप्लाई किया। अब हुँ, गवर्नमेंट ने देना है, आपको पता इंडिया की गवर्नमेंट ही गुलाम हैदर को वीज़ा देगी और हुँ, उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि बच्चे उसके वहाँ हैं, कोर्ट ने तलब किया है लिहाज़ा वीज़ा जारी किया जाए, तो तभी हो सकता है कुछ। सर लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं है। वो ऑर्डर भी लगाया है, जो ऑर्डर यहाँ से हुआ है कोर्ट से कि आपको कोर्ट में पेश होना है। पूरा रिकॉर्ड लगा है। तो सर इतना डिले कैसे हो रहा है फिर वीज़ा के लिए? ये तो गवर्नमेंट बताएगी, ये तो वहाँ जो पत्रकार हैं, वहाँ के लोग हैं जो जिनकी एक्सेस है, पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन आई है तो उसपे क्या किया है? मतलब रिजेक्ट कर दिए, नहीं की, क्या है वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, जिन्होंने वीज़ा जारी करना है। तो मतलब ये किसी और के हाथ पे नहीं है। अब गवर्नमेंट वीज़ा जारी नहीं करती तो कम से कम वो होता है ना कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उसके बारे में बताती है। किसी और मुल्क का भी हो तो वो भी बताते हैं। तो हुँ। ये वाला मामला अभी तक बताया नहीं है, अब आइडिया नहीं कि क्या वजह है। सर अगर उनकी ये तो सबको पता है कि गुलाम हैदर के आने से ही यहाँ पर कुछ काम बनेगा, बिना आए तो यहाँ से कुछ काम नहीं बनेगा। नहीं वैसे आप चूंकि खुद भी देखें वकील है ना, आपको इस बारे में तो पता है ना कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है मोहम्मद हुँ, मलिक साहब को, वो हुँ। गुलाम हैदर अगर नहीं भी जाएंगे तो मोहम्मद मलिक साहब तो वही काम कर सकते हैं जो गुलाम हैदर की मौजूदगी में होना है। उनके पास हाँ सारे जी। इख्तियारात हैं। तो यानी इवन के ये भी है कि बच्चे अगर वो कस्टडी लेना चाहते हैं तो गुलाम हैदर के बिहाफ पे वो रिसीव भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनके हैंड ओवर करती है। तो वो तो हुँ, उनके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। गुलाम हैदर को अगर वीजा नहीं भी मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सिरे से मिलेंगे नहीं। ये आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है। वीजा, चूंकि वो जो गुलाम हैदर ने केस किया था कि इनकी शादी इलीगल है, जो 12 मार्च हुँ। वाला जो सीन था, तो जी। उस एप्लीकेशन पे कोर्ट ने बुलाया था कि इसको बुलाए, वरना जाना जरूरी नहीं है। मोहम्मद मलिक साहब के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके जरिए वो ना सिर्फ केस बल्कि बच्चे जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। सर पावर ऑफ अटॉर्नी की जो पावर होती है, वो आप एडवोकेट को ना देकर किसी सिंपल पर्सन को भी देते हैं, तो भी उसकी इतनी पावर होती है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी की ये पावर होती है। जी बिल्कुल ऐसा सर ही है। सर ये जो अफ़वाहें कुछ उड़ती हैं कि किंजा से शादी कर ली, ये शादी कर ली, वो शादी कर ली, सर ये क्या चलता है? ये लोग थंबनेल्स तक लगा देते हैं कि ये ऐसी ऐसा मतलब क्यों करते हैं लोग? आपकी साइड से भी शायद कर रहे हैं लोग। किस तरह मैं समझा नहीं, शादी कैसे कि कर दी? किंजा उसकी थर्ड वाइफ होगी। सर ये हाँ ऐसे हाँ कैसे? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से गुलाम हैदर से जो उसके साथ हमारा ताल्लुक है, जैसे आप भारत में इतने सारे लोग हैं, ज़ाहिर है सबके साथ ना रिश्तेदारी है, ना सबके साथ दोस्ती है, लेकिन किसी न किसी वजह से जुड़ गए तो अब ताल्लुक बन गया है। जैसे आप सबका बन गया है, शुरू से नहीं जानते थे। अब गुलाम हैदर को भी हम इस केस की वजह से जानते, पहले कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा उठना-बैठना पहचान भी नहीं थी। तो अब केस की वजह से साथ जुड़े, लेकिन हमारा जो इख्तियार सिर्फ बच्चों से मुतालिक इख्तियार है कि हम उसके बच्चों से मुतालिक पूछ सकें कि तुम्हारा क्या चल रहा है, या उसको जो हम गाइड कर सकते हैं वो हम गाइड करते हैं। इसके अलावा कोई और हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम उसकी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करें या हम उसको जो है वो अच्छा बोले या बुरा बोले। अब सूरत हाल ये आती है कि अब किंजा के साथ उनका क्या रिलेशन है। जो लोग एतराज करते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, यही बात, यकीनी बात है, आप भी सुनती हैं, मैं भी सुनता हूँ, सारे लोग सुनते हैं, और यही वीडियोस जो लोग एतराज करते हैं वो यकीनन गुलाम हैदर भी देखते होंगे, और यही किंजा भी जानती होंगी, देखती होंगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। उनको पता है ना, मतलब बच्चे तो नहीं है। तो अब उससे केस में फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो गुलाम हैदर भी बेहतर तरीके से बता भी चुके हैं, बताते भी हैं, और उनको पता भी है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। किंजा को भी पता है, उनको भी पता है। अब रिलेशन क्या है इसके बारे में नहीं पता। बाकी जहां तक दूसरी बात है ना आपकी, कि देखें शादी के बारे में क्या, वैसे भी जब उनसे हमारी बातचीत होती है कि इखलाकन, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के लिए एक चीज कहता रहा हूँ कि क्या वजह है, लोग असल में बुरा मानते हैं, आप इस तरह ना करें।
बहुत सारे लोगों ने फोन करके हमें मना किया कि चलें, अगर कोई बात होती भी है, किसी के साथ ताल्लुक बन भी जाता है, अब ज्यादा उंगली उठ रही है तो आप जरा दूर हो जाए। तो अब अगर उनको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम कौन होते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले। हमें ये है कि हमारा ताल्लुक उनसे बच्चों की हद तक है, तो हम उतना ही जानते हैं। बाकी इस बात को वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं सब झूठ है, वो शादीशुदा है, बच्चों के साथ रहती हैं और ये अपने मसलों में फंसे हुए हैं, तो कैसे वो किसी और से इस सिचुएशन में शादी कर सकते हैं। ये तो मतलब हाँ कॉमन सेंस की बात है। हाँ सर, वो मैरिड हैं, ये तो मैंने देखा है, वो मैरिड है। उनकी जब वो लाइव करती हैं, 1-2 बार मैंने देखा है, उनके बच्चे भी वहाँ पर आते हैं, वो मैरिड है। लेकिन सर आप चीज़ों में ना कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। वो कंट्राडिक्शन किस तरह का है कि गुलाम हैदर एक क्वेश्चन अराइज़ करते हैं कि सीमा गैर महरम के साथ में बैठती है। ऐसे कौन गैर महरम के साथ में बैठता है? अब वो बैठती हैं तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि आप भी गैर महरम के साथ में बैठे हैं। ये नहीं, कंट्राडिक्शन पैदा होता है। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात। देखें, इस केस में देखें पूरा जो फैमिली है ना, जैसे गुलाम हैदर का केस बना है, इसमें पूरी फैमिली की फैमिली नहीं जुड़ी हुई। घर में चंद लोग, किसी कोई बहन जुड़ी हुई है, कोई माँ जुड़ी हुई, कोई बेटी जुड़ी हुई है, इसी तरह कोई मर्द जुड़ा हुआ है, कोई पुरुष, कोई खातून, कोई ना कोई अपने तौर पर जाती हैसियत में जुड़ा हुआ है। तो मतलब वो जाती हैसियत में जुड़े हुए हैं, तभी तो आप और मैं बिल्कुल आमने-सामने बैठे, हम भी एक-दूसरे से गैर मुहर्रम है। हमारा भी आपस में कोई वो नहीं है। तो चूंकि इस केस की वजह से हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम जब बात कर सकते, तो हम फिर गुलाम हैदर को क्यों बोलें कि वो गलत काम कर रहा है? क्यों बुरा हम उसको माने? लोगों मतलब को सर, नहीं सर, देखिए, मेरा क्वेश्चन था जस्ट, मेरे लिए तो ये चीजें कॉमन है, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है, वो मैसेजेस उनके पढ़ लेती है, वो सारी चीजें एक्सेस उनके पास में चला जाता है, तो वो लोगों को अच्छे से जवाब दे देती हैं, जितना गुलाम हैदर नहीं दे पाता। मेरे लिए तो ये चीजें कॉमन है। लेकिन सर ये लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये ऐसे क्यों बैठता है, ये पार्को सीमा सीमा ने भी कई बार कहा है कि पार्कों में वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, मतलब लोगों देखिए, के लिए कंटेंट बन चुके हैं। नहीं, अमिता साहबा, देखिए फर्क क्या पड़ रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम लाख बातें करें, आप भी जानती है कि लोगों की सोच किस तरफ जाती है। लेकिन जी, जी, इसी जी। बात को देखते हुए कई दफा मैंने जाती तौर पर उनको मना किया कि हैदर भाई, ये मुनासिब नहीं लग रहा। उनकी इज्जत हम करते हैं, लेकिन ये कि ये मुनासिब नहीं लग रहा, थोड़ा एहतियात करें। अब अगला खुद एहतियात नहीं कर रहा, अगर तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारे जो उनके साथ जज्बात हैं वो बच्चों की हद तक हैं, हम उनके उस तरह जिम्मेदार हैं। दूसरी, अगर सीमा ताने ये दे या और सैकड़ों लोग ताने दें, तो आप खुद बताइए कि सीमा वाला कांड कोई औरत करेगी या कोई मर्द करेगा, कोई कबूल करेगा कोई और? सीमा का कांड क्या मतलब गुलाम हैदर से कांड से बड़ा छोटा कांड है? सीमा होती कौन है गुलाम हैदर के ऊपर कीचड़ उछालने वाली? गुलाम हैदर के पार्कों में घूम रहे हैं या जो कुछ, मतलब एक तो दोनों ही अगर घूम रहे हैं, तो तीसरा बंदा कोई साथ होता है ना जो वीडियो बना रहा होता है, वो कोई बिल्कुल, गैर तो नहीं होगा। तो हाँ। उनकी फैमिली के लोग हैं, गुलाम हैदर ने कहा उनके हस्बैंड, पूरे खानदान के लोग साथ होते हैं। तो फिर मतलब हम फिर कौन होते हैं वही वाली बात के सवाल उठाने वाले? उनके खानदान के लोग साथ होते हैं, फैमिली के लोग साथ होते हैं। अगर उनके घर में बैठ के अगर कोई लाइव भी कर रहे हैं, तब भी वो खानदान के लोग साथ होते हैं। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बंद कमरे में कहीं है और फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सर परसेप्शन खराब जा रहा है, ये मैं मानता बच्चों हूँ। को बच्चों के सामने वो इमेज खराब कर सकती है। कैसे खराब कर सकती है कि देखो तुम्हारे पापा किसी और के साथ में घूम रहे हैं, अब शादी कर ली है। तो छोटे बच्चों का ना वो माइंड वो कर सकती है, ब्रेन वॉश कर सकती है वो बंदी। वो इस तरह की है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो सब चीजें करें, लेकिन देखिए मतलब आपको देखें कि कानून क्या है। कानून क्या है, बच्चों बच्चों की मर्जी तो नहीं चलती। आप खुद बता दें कि फैमिली जो कोर्ट्स में केसेस जाते हैं, वहां बच्चों की मर्जी कौन देखता है? तो ये चीज देखी जाती है, कानून क्या कहता है, बच्चे कब तक, हाँ, कितने अरसे तक माँ के पास रहने चाहिए। अगर माँ बच्चलन नहीं है, चाल उसका अच्छा है, तो फिर जब तक माइनर होते हैं, बाप उनके जो अखराजात हैं, उनके जो पैसे हैं वो देता है। बच्चों की फीस वगैरह, खाने पीने की चीजें के पैसे बाप अदा करता है। लेकिन बच्चे जो संभालती है वो माँ संभालती है। अगर माँ का चाल चलन अच्छा है, अगर उनकी डिवोर्स हो गई या अलग हो गई, लेकिन अगर माँ का चाल चलन अच्छा नहीं होगा, तो आप किसी एक कोर्ट का हवाला दे दें जिसमें कोर्ट बच्चे जो है बाप को ना देती हो बल्कि माँ को देती हो, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो। क्योंकि माँ का चाल चलन पे ही अदालत फैसला करती है, उसको देखती है और सारी चीजें देखने के बाद ही फैसला होता है। अब यहाँ इस माँ का चाल चलन पूरी दुनिया ने देखा कि सिर्फ एक घर नहीं, दूसरा घर नहीं, दूसरे देश में जाके जो उसने गंद फैलाया, तो उसके ऊपर क्या उसके हक में अदालत कोई फैसला दे सकती है? या बच्चों की अगर जिस तरह भी जहनसाजी कर ले, क्या उसकी बात चलेगी? या अदालत का जो कानून है उस कानून के मुताबिक अदालत फैसला करेगी? अब गुलाम हैदर का ये क्राइम नहीं है, मतलब ये जो सीमा ने क्राइम किया वो महा क्राइम है। ये गुलाम हैदर का ये क्राइम नहीं है। इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये है कि वो क्राइम नहीं है जो सीमा का क्राइम है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। सर देखिए, वो तो फ्यूचर तो सिक्योर, वो तो सब चीजें डिसाइडेड हैं कि माँ क्रिमिनल है, क्राइम वो कर चुकी है। इंडिया में वो ट्रेसपासिंग करके वो क्राइम कर चुकी है। उसका फ्यूचर है कि उसका फ्यूचर यहाँ कभी भी नहीं हो सकता।
वो जेल जाएगी, तो बच्चे बायोलॉजिकल फादर के पास में जाएँगे। ये तो सब चीज़ें डिसाइडेड है। थोड़ा-सा बस ये क्वेश्चन ये मन में आया कि लोग आजकल कर रहे हैं कि सगाई वो फ़ोटो गले में हार-वार, मैंने कहा भैया ये नहीं, कितनी मैं बार अच्छा चले एक और बात आप सुनिए। देखिए, मतलब आप अगर बिल्कुल संजीदा मूड से अगर ये बात कर रही हैं, तो आपके दिल में थोड़ी-सी जगह होगी गुलाम हैदर के साथ कि अगर वो गुलाम हैदर गलत कर रहा है, तो हो सकता है हमारी आवाज़ उस तक पहुँचती है, तो वो अपना ट्रैक दुरुस्त कर ले। क्योंकि सब चाहते हैं कि गुलाम हैदर थोड़ा-सा भी फिसला, तो असर पड़ेगा। ये भी आप भी जानती हैं, हम भी इस बात को मानते हैं और जितने भी लोग जानते हैं। वो लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, वो लॉयल बंदा है, बिल्कुल ईमानदार बंदा है, सब ये सब ईमानदार चीज़ें आदमी। हाँ, लेकिन और लेकिन जो इन चीज़ों को वो जो बस आप सवाल कर रही हैं, जी, नहीं जो वो आप सवाल कर रही हैं ना, हाँ, जो गुस्से में आप वो सवाल कहीं कर रही हैं, हाँ, नहीं, नहीं मैं मैं बता रही हूँ आपको कि जो आप गुस्से में सवाल वो कर रही हैं ना, जी, बताइए, आप बताइए पहले बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो आप सवाल कर रही हैं ना, वो हुँ, वो लोग हवा दे रहे हैं जिनका शुरू से वो गुलाम हैदर के खिलाफ थे और वो सीमा के सपोर्टर थे। वो लोग हवा दे रहे हैं, गले में हार वो डाल रहे हैं। किसी ईमानदार, किसी शरीफ आदमी ने, आपने कभी इतना कीचड़ उछाला? आस्था ने या किसी और ने कोई बात की? वो लोग वो कर रहे हैं जो गुलाम हैदर के सिरे से साथ थे ही नहीं। वो गुलाम हैदर के खिलाफ ही थे। वो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। वो तो चाहते नहीं कि गुलाम हैदर को कभी बच्चे वापस मिलें। तो आज अगर उनके ऐतराज़ को हम ऐतराज़ मान लें तो फिर ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, मैंने आपको हवाला दिया। ये अदालत, चूँकि देखिए मैं अगर किसी एक आम सिटीज़न से बात कर रहा होता तो मेरा शायद अंदाज़ दूसरा होता। मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वकील को कानून का पता है और मैं 15 साल से कोर्ट्स की रिपोर्टिंग करता हूँ और मुझे पता है कि ट्रैक कौन-सा है। तो मैं उस हाँ, वकील को सामने सर जवाब ये देते चीज़ें हुए ये कह सकता हूँ डिसाइडेड है। कि फैसला मैंने कानून के भी मुताबिक है। जी। मैंने तो ये कहा ये चीज़ें डिसाइडेड है पहले से ही कि ये बंदी क्रिमिनल है, बच्चे बायोलॉजिकल फादर के पास में जाएँगे, उस फादर का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो वहीं जाएँगे। मैं जस्ट जेन्युइन बात कर रही हूँ, जो लोग जिन्हें जिन्हें कंटेंट चाहिए होता है केवल, एक बदनामी करने के लिए, एक ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी घर पे बैठ के लाइव करती हूँ, मेरी फैमिली भी यहाँ पर होगी साथ में। अगर गुलाम जी। हैदर लाइव कर रहा है, किंजा के भी बच्चे आते रहते हैं बीच में, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन इस चीज़ को लेके है कि आप एक बार गए थे गुलाम हैदर के पुराने घर में, जहाँ पर रहती थी सीमा। जी। तो तो ये कहते हैं कि इन इसकी जो ओनर थे, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट उसे भगाने में था, उनकी जो लड़की थी कुलसुम-वुलसुम कौन थी वो पूरी तरह से थे। तो जब आप गए उनका क्या था मतलब उसमें आपके साथ में बातचीत का रवैया क्या था? अच्छा, अगर हम अब थोड़ी-सी प्रैक्टिकल बात करें, जैसे मतलब आप एक माशरे में या मैं, हम कोई भी एक इंसान रहता है, वो कभी किसी से दोस्ती करता है, किसी से ताल्लुक बनाता है, तो उसको कुछ दोस्तों को पता होता है कि किस इसकी दोस्ती किससे चल रही है। हुँ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फ्रेंडशिप, जो भी इनका मसले चल रहे होते हैं, दोस्तों को तकरीबन पता होता है। हुँ, मुमकिन है कि सीमा की जब उससे बात चल रही हो, तो उन घर के जो मकान मालिक थे, उनको इल्म हो इस बात का, पता हो कि हाँ, इसकी बातचीत चल रही है। लेकिन हुँ, किसी को ये नहीं पता चल सकता या इसका उनके दिमाग में ये कभी भी नहीं आ सकता कि सीमा इतना बड़ा काम भी उठा सकती है कि बच्चों की ज़िंदगी भी खराब कर देगी, दूसरे देश में जाके और अपनी भी ज़िंदगी अज़ाब में डाल देगी, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। अगर पहली बात तो ये कि उन्होंने इस बात को कभी तस्लीम नहीं किया कि हमें सारी चीज़ों का पता है या हमें पता था, हमने सपोर्ट किया, हमेशा उन्होंने इनकार किया। और अगर ये बातें लोगों के दिमाग में डाली, तो वो सिर्फ़ सीमा ने डाली कि फलाँ को भी पता था, फलाँ को भी पता था, फलाँ को भी पता था। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर पता था, तो लोगों को इतना पता नहीं होगा कि इतना बड़ा कांड करेगी। पता होता है दोस्तों को कि हाँ यार, फलाँ की आज फलाँ से चक्कर चल रहा है, फलाँ का फलाँ से चक्कर चल रहा है। इस तरह लोगों को पता ज़रूर होता है। अगर उसकी दोस्ती थी, किसी से इस तरह की बेतकल्लुफ़ी वाली दोस्ती, तो हो सकता है उसने अपनी दोस्ती में ये चीज़ें बता दी हों। बाकी चूँकि गुलाम हैदर जब साथ थे, हम जब गए थे, आपने शायद वो वीडियो क्लिप भी देखा हो, मैंने बिल्कुल मुख्तसर बनाया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस सिचुएशन में गुलाम हैदर को वहाँ उस घर के बाहर देखूँ। मकान मालिक वहाँ आए, उनके जो घर वाले थे वो बाहर आए और गुलाम हैदर ने कोई शिकवा नहीं किया। उन लोगों ने उल्टा बात की कि वहाँ बैठ के हमें बदनाम कर रही है, हमारी बहन-बेटियों को बदनाम कर रही है, हमारा नाम ले रही है, सीमा हमारा नाम बदनाम कर रही है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें लोग वीडियोज़ भेजते हैं, हमारी बहन-बेटियों के नाम पब्लिक करती है इस तरह। तो गुलाम हैदर ने कहा, देखिए मुझे आपके बारे में पता है और आपकी फैमिली के बारे में भी पता है, तो मुझे आप लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई दुःख नहीं है। जो किया वो सीमा ने अपने बिहाफ़ पे किया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि रीमा को भी पता था, उसके बहन-भाइयों को भी पता था। लेकिन गुलाम हैदर जब उनको भी बुरा नहीं मानता, उनको भी बुरा नहीं बोलता और अपने मकान मालिक को भी बुरा नहीं बोलता, तो फिर वही कहूँगा कि हम कौन होते हैं कि गुलाम हैदर को कहें कि ये गलत है और ये ठीक है। हाँ, हमारे सामने क्या है कि सीमा ने गलत किया है, गुलाम हैदर के साथ ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसी बिहाफ़ पे, उसी बुनियाद पर जो है वो केस इंडिया में किया गया है, जिससे तवक्को है कि हमें इंसाफ मिलेगा, गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा। देखें, अगर आपका सवाल किए बगैर अगर मैं एक बात और ऐड करूँ कि देखिए, सीमा की आड़ में आप भी जानती हैं और गुलाम हैदर की आड़ में कितने लोग थे, जो आप जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि गले में हाथ डालते हैं ये वो।
कितने लोग थे जो एक अरसे से ना सिर्फ पूरे मुसलमानों को उन्होंने ऐसी तैसी फेरी, पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरने की कोशिश की, और दावा क्या था कि हम गुलाम हैदर के साथ हैं, हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर, चले जी, बिल्कुल अच्छी बात है, गुलाम हैदर के साथ हैं, लेकिन दिन रात आप लोगों ने क्या किया, सीमा का नाम ले लेके आपने अपने जो मतलब आप जहर किसी, मैं किसी हिंदू के बारे में बात करूंगा तो मैं हालांकि उससे बात करूं जैसे मुझे गाली दी है, सारे हिंदू को बुरी लगेगी ना ये बात, के हिंदू के बारे में बात कर रहा है, तो अगर किसी मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं तो यकीनन फिर जो आपके देश में भी मुसलमान रहते हैं उनको भी तकलीफ होती होगी, और यकीनन पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जहां जहां मुस्लिम रहते हैं उनको तकलीफ होती होगी। वही लोग बैठ के लफ्ज क्या होते थे, मुसलमान, मुसलमानी, पाकिस्तानी, हालांकि इन अल्फाज का मतलब कहीं इस्लाम में दूर दूर तक कोई पता नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सिर्फ हसद बुक्स की वजह से। मसला असल में ये है कि देखें, जो आपके और हमारे देशों में चलता है ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हमारा इस समय भी, इस वक्त भी वो डोमेन नहीं है कि हम बैठ के उसके ऊपर कीचड़ उछालें, वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाले। हमने कुछ ऐसा पहले लोगों को कुछ जवाब देना शुरू किया, वो लोग जो मतलब कई ऐसे लोग थे, माइंड नहीं कीजिएगा, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब ऐसे जानवरों की शक्ल, जानवरों के ऊपर हमारी शक्लें लगा के हमारे पिक्चर्स पेश करके लोगों के सामने पब्लिक की। क्या हमने हमने कभी, आप बताएं, अगर मैं आज किसी हिंदू के खिलाफ बात कर रहा होता, आज आप मुझे इन्वाइट करती, मैं अगर भारत देश के खिलाफ कोई बात कर रहा होता आप करती। हमारी सिर्फ जुर्म ही है कि हम गुलाम हैदर के हक में, उसके बच्चों के हक में आवाज उठाते हैं। कभी भी भारत देश, भारतीय अवाम या हिंदू के खिलाफ किसी एक भी गुलाम हैदर के हमदर्द ने कोई के खिलाफ बात की हो तो मैं कहता हूँ आप 10 गुना उनको लानत भी दें, उनका बाइकआउट भी करें, उनको आप रिजेक्ट करें, कभी उनको साथ ना दें। लेकिन जिन लोगों ने ये क्राइम किया ही नहीं है, उसके बाद उनसे मंसूब करके, उनसे जोड़ के एक नया तमाशा खड़ा कर दिया गया और पार्टीबाजी कर दी गई, कोई उस ग्रुप में, कोई उस ग्रुप में, कोई उस ग्रुप में। भाई मसला ये है कि जिनके बारे में आप कहते हैं कोई एक आदमी, आज तक एपी सिंह ये बात साबित कर सकेंगे किसी पाकिस्तानी ने इंडियन को गाली दी है, किसी बहन बेटी को गाली दी है? आप जुड़ती रही, आपको खुद बताएंगे कितनी दफा गालियां पड़ी हैं इस वजह से कि पाकिस्तानियों के साथ जुड़ते हैं। इसी तरह कविता बहन है, जितने भी और बहन है हमारी, इवन के आस्था को भी नहीं छोड़ा गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जब अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, नाम हमारा लगाते, इल्जाम हमारा लगाते हैं, ये अगर क्राइम है तो फिर हम क्राइम करते रहेंगे। लेकिन हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, किसी की तौहीन नहीं की, किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाया। जिन लोगों ने शराब पी के गालियां दी, हमने उनको बताया कि आपके मुल्क में कितना रेप के केसेस है, क्या क्राइम है, करप्शन है, क्या है, हमने उनको बताने की कोशिश की कि तुम जब हमारा बोलते हो तो तुम्हारे मुल्क में ये चल रहा है, हमें पता है। लेकिन हम, हमारा वो मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे मुद्दे में पड़ जाए। हमारा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से केसेस चले, गुलाम हैदर का अदालत के जरिए उसका मसला हल हो जाए, ये हमारी कोशिश थी। लेकिन उसको भी लोगों ने कमजोरी समझा और ऐसा समझा कि इनके शायद मुंह में जबान नहीं है, ये घोड़े गधे की तरह है, खामोश रहेंगे। लेकिन वो फिर मजबूरन हमने फैक्ट्स लोगों के सामने रखे, जो कि 4-6 दिन से। और मैं आपको, हालांकि आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, बहुत सारे लोग जो करीबी थे, वो जो दावा करते थे तुम हमारे भाई हो, तो हम तुम्हारे साथ मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे, हम गुलाम हैदर के बच्चे साथ लगाएंगे, वो ना सिर्फ साथ छोड़ गए बल्कि धमकियां भी लगा के चले गए कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे, अब लेके दिखाना बच्चे। अब बताएं, हमें भारत देश के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, संविधान पे भरोसा रखना चाहिए, या जो लोग धमकियां देते हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए कि ये हमारे मामले में रोड़े अटकाएंगे? मतलब बड़ा देश है, संविधान है, नेशन है, या वो धमकियां लगाने वाले लोग हैं? आप खुद बताइए। नहीं नहीं, मैं सर आपको इसमें बताती हूँ। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं इसमें, केस में अभी भी चलते हैं, शायद मेरे ख्याल से आस्था माँ कई बार जिक्र करती है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो वो उनके चैनल्स हैं, तो वो अपने कैमरा पे कभी नहीं आए, उनके कोई फोन नंबर्स नहीं है, वो अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं, चीन से हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, उनके कोई फोन नंबर्स नहीं है। वो केवल इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, लिंक शेयर किए जाते हैं, वहीं से वो प्लानिंग करते हैं कि आज इसे टारगेट करने है, आज आस्था माँ का थंबनेल लगाना है, आज उसका थंबनेल लगाना है। उनके बारे में वो किसी का सुअर का मुंह लगाएं, किसी का गधे का मुंह लगाएं, उनके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, उनकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल का तो ये जवाब। और दूसरे सवाल का ये जवाब है, जो लोग ये कहते हैं, अभी इंडिया में एक केस हुआ है, वो पूरे देश में मतलब कि हर इंसान सड़कों पे उतरा है उसके लिए, डरे हुए हैं, यहाँ तक कि मैं भी एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी सिहर गई हूँ कि एक 31 साल की लड़की जो वर्किंग है अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है, उसे पूरी तरह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय की गई है, निर्भया 2 रिवाइज किया गया है। मैं भी बहुत डरी हुई हूँ कि मेरी भी बच्ची, आज मैं पढ़ रही है या फिर इन फ्यूचर ये आगे जॉब करेगी तो वो सेफ नहीं है वर्क प्लेस पे, तो हर इंसान सोच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया है, मतलब संज्ञान लिया है कि हम इस केस को देखेंगे, खुद से सुमोटो लिया है। अब मैं कहने लगूं कि मैं जस्टिस नहीं होने दूंगी, मैं ऐसी तैसी कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, सर मैं तो कुछ नहीं हूं ना उसमें, ये बताइए जरा।
ऐसे ही कुछ लोग हैं और मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मोमिन मलिक जो एडवोकेट हैं, वो उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम हैदर ने दी है। वो उसके प्राइवेट काउंसिल हैं। वो उसके प्राइवेट काउंसिल हैं। वो मुझे, आपको या किसी भी यूट्यूबर को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। चाहे तो वो अपने पाबंदी। यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आए और वो किसी को ना बताएँ कि केस में क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्या नहीं चल रही है। वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम लोग इनवाइट करते हैं, वो आ जाते हैं, वो बता देते हैं कि मोटा-मोटा सा बताते हैं कि ये केस में चल रही है। कुछ लोगों ने कहा जो एपी सिंह के चैम्बर पे भी जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, उनके ऑफिस पे भी जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसे कह रही हूँ। वहाँ पर जी, जी। जाकर वो बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मोमिन मलिक एडवोकेट उन्हें अपने चैम्बर पे उस पे अपने यूट्यूब चैनल पे चाहिए। मोमिन मलिक ने हमें क्यों नहीं बताया? मोमिन मलिक ने हमें क्यों नहीं बताया? मोमिन मलिक क्यों बताएगा? आपने मोमिन मलिक को फीस पाबंदी। दी है? वो पाबंदी नहीं है कि हमें बताओ केस में क्या हो रहा है। अगर जी, आपको इतनी चिंता है तो आप अपनी साइड से बात गुलाम हैदर से करते, अपनी साइड से आप किसी एडवोकेट को फीस देते और आप उसके लिए प्राइवेट काउंसिल हायर करते, तब आप उत्तरदायी थे। मोमिन मलिक किसी की यहाँ पर गवर्नमेंट वकील नहीं है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सबको जवाब देंगे और आप अपने व्यूज़ के लिए मतलब एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे नहीं, आप अपने व्यूज़ के लिए उन्हें यूट्यूब पे बुलाएँगे और आप उनसे छोटी-छोटी चीज़ें पूछेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? वो पानीपत में, सोनीपत में कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप एपी सिंह के पास जाते हैं, ऐसे ही सेम आप मोमिन मलिक के पास जाइए, तब वो आपको आपकी इस बातों का जवाब देंगे। तो ये जितने भी कूड़े-कचरे हैं ना, मैं बीइंग एन एडवोकेट ये बताती हूँ कि जितने भी ये कूड़े-कचरे हैं जो इस तरह की बकवास करते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, अब हम ऐसी-तैसी फेर देंगे और हम जाने नहीं देंगे बच्चों को, देखो हमारी मर्ज़ी के बिना कैसे ले जाते हो। भई आप क्या हैं? आप क्या हैं? कैसे आप चीज़ों को रोक सकते हैं? और सारी चीज़ें तो मीडिया में वो यूट्यूब पर या मीडिया में सारी चीज़ें तो वो बता भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो सर ये तो बकवास है कि ये जो लोग इस तरह की इनके कहने से इनके चंद व्यूज़ आ जाते हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब देखिए फालतू की बकवास देखिए है। देखिए अमिता साहिबा, देखिए जितना भी लोग ये पकड़ाट कर रहे हैं, रखड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मोमिन मलिक साहब का मजाक उड़ाए या गुलाम हैदर का मजाक उड़ाए, हमें उससे वो नहीं है कि हमें उनसे कोई गिला है, कोई उनसे नाराजगी है या कोई शिकवा है, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका माइंड तो पूरी दुनिया जान रही है। हम अगर बात करेंगे तो हमें क्या फायदा? पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, वो किसके खिलाफ हैं, वो हक के खिलाफ हैं, वो लोगों को न्याय नहीं दिलवाना चाहते, बल्कि अन्याय जो हो रहा है उसके साथ उसको सपोर्टर हैं। वो लोग हैं, हमें तो पता है, वो आप भी जानती, पूरी दुनिया जान रही है। हमें असल में उन लोगों का दुख रहा है जिनको जो दावा करते रहे, मतलब उन लोगों का नहीं जो सामने खुल के आ गए, वो लोग जो दावा करते रहे, उनका दुख है कि यार मतलब आप तो कहते थे कि आप तो मरते दम तक साथ रहेंगे। आपने तो गुलाम हैदर का कहते ना कि हर किस्म का बोझ उठाने का दावा किया था। अगर हक बात उन लोगों को जो शराब के नशे में धुत रहते हैं, जो गालियां देते हैं, उनको हमने जवाब देने की कोशिश की, तो उसमें मसला नहीं। मतलब अगर गुलाम हैदर की या सीमा की आड़ में आप पूरी पाकिस्तानी नेशन को तबाह कर दो, गालियां दो, उनको सब कुछ करो, तो हम सुन लें। लेकिन हमने उन मखसूस लोगों को जवाब दिया तो हम बुरे हो गए, हमने पूरी देश और नेशन को बुरा बोल दिया। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, आपको पता है, जितने भी आपस में इख्तलाफात हों, कुछ भी हो, मतलब हिंदू का मुस्लिम के साथ हो, मुस्लिम के हिंदू के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको या हमारे इंडियन बहन भाइयों को इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी, चाहे वो इस पार्टीशन से पहले इस जमीन पे रहते थे पाकिस्तान वाली, या माइग्रेट करके आए थे, पाकिस्तानी कभी भी भारत देश के उस सरजमीन, उस मिट्टी के साथ और ना ही वहां के लोगों के खिलाफ कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं पाकिस्तानी। वजह मैं बताता हूं आपको। देखें, पाकिस्तानी लोग मानते हैं कि देखिए, जब ये अंग्रेज काबिज हुए थे इस सरजमीन पे, उससे पहले इस सरजमीन पे क्या था उनको पता है। और उसके बाद जब ये जद्दोजहद हुई, आजादी की, तो मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी, मुसलमानों ने कितनी जद्दोजहद की और अपने इस देश को आजाद कराने में अपने सब कुछ तबाह करवाया, ये मुसलमान जानते हैं और खासतौर पर पाकिस्तानी इस बात को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये पार्टीशन का सिलसिला हुआ, तो करोड़ों लोग वहां से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, और कुछ खानदान, कुछ क्या करोड़ों लोग आज भी इंडिया में। तो जब मतलब इतना मजबूती से रिलेशन है एक दूसरे के साथ, तो वो क्यों ऐसे अपनी सरजमीन, अपने बहन भाइयों की जमीन को, अपने लोगों को, अपने नेशन को, उस कंट्री के नाम के खिलाफ कोई बात करेंगे? कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं, जो वहां आपकी साइड से, वो उनको कभी ना अपने देश से मोहब्बत है, ना अपने धर्म से मोहब्बत है। वो हमेशा अपने, जब देश और धर्म से जब मोहब्बत नहीं होगी, तो हमेशा आप दूसरे के देश और धर्म पे जो है वो उंगली उठाएंगे, कीचड़ उछालेंगे। तो वो लोग वो ये करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये हवा देने की कोशिश करते हैं। मैं वही वाली बात बता रहा हूँ कि आप और मैं 4 दिन लाइव कर लेते हैं एक साथ बैठ के, 4 दिन,
आप देखिएगा आपके क्या थंबनेल बनते हैं, मेरे क्या बनते हैं, कविता बहन का क्या हशर किया उन लोगों ने, बाकी औरतों का क्या हशर किया। ये वो लोग हैं जो अपने समाज के भी दुश्मन है और दूसरों के भी दुश्मन है। पाकिस्तानी के बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तानी को बुरा मानेंगे, पाकिस्तानी को पता कि अगर सबसे ज्यादा जो मजहबी गिरोह है, जो मजहब जहां हमारा जुड़ता है, जैसे करतारपुर हमारे सिख बहन भाइयों का है, इसी तरह हमारा जो मरकज देवबंद है, जिसपे पाकिस्तानी 99% का उनका भी है कि वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला और उसके बाद फिर वो चीजें हुई। तो उनको भी पता है कि हमारा मरकज वो है। तो कब अपनी उस जमीन से लोग नफरत कर सकते हैं या उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं या कोई गलत बात कर सकते हैं। हाँ, जो पॉलिटिशियन है वो तो आपको पता है उनका मिशन एक अलग होता है, वो उनका तो काम ही इसी से चलना है कि अवाम को आपस में लगा के रखो, मीडिया भी अपना तमाशा करता रहता है। लेकिन अवाम की मोहब्बत है, इंडियन के लिए रिस्पेक्ट है, और इसी वजह से, इसी बुनियाद पर लोगों को तवक्को है कि हमारा जो वास्ता पड़ा गुलाम हैदर की वजह से पड़ा, तो जो आपका न्यायालय है, जो आपका अदलिया है, आपकी कोर्ट्स हैं, वो इंसाफ करेंगी। और इसी तरह अगर कभी बंदा जज्बाती हो जाए कि देखिए जी ये तो शरण तो योगी जी का है, वो खुद कहती है शरण तो मोदी जी का है, तो भाई अगर कोई गुहार लगाएगा, कोई दर्द बयान करेगा, तो वो लप्पू से थोड़ी करेगा, वो तो योगी जी से करेगा ना। योगी जी आप बड़े हैं, जरा आप देखिए। तो अब योगी जी से अगर हम अपनी एक रिक्वेस्ट ली, हाथ जोड़ के, अगर मिनट तरले करके कहें जी हमारी ये रिक्वेस्ट सुनिए आप, तो क्या ये तौहीन हो गई, बदतमीजी हो गई, उनकी उनकी इज्जत में कोई बात कर दी या मोदी जी के बारे में? तो हम तो रिस्पेक्ट ही करते हैं। मैं आपको इसमें एक डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, एक लेडी जिसने ट्रेसपासिंग की इनलीगल इंडिया में, ठीक है, एक वो लेडी है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए हैं, कोर्ट में वो खड़ी होती है, ठीक है। एक बंदा गुलाम हैदर है जो भारत में वीजा लेकर आएगा अपने बच्चों को मांगने के लिए, तो कोर्ट किससे सुनेगी? आप ये बताइए जरा। जेन्युइन सी बात है ना। जो हाँ, लीगल आया है, बच्चों को मांगने आया है, कोर्ट जी की जी, नजर में, हाँ, वो तो एक मतलब है, अपराधी है, कल्पित है वो। तो वो पहले से उसकी डेफिनेशन बनी हुई है। और आपको पता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, अगर आपको मैं कानून से बताने लगूं, वो कहने की योगी जी के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण में, वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन उसके कहने से क्या होता है? कोर्ट फैक्ट्स पर बात करती है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। असल एक छोटी सी बात माधव के साथ, मैं आपकी बात जारी रखिएगा। असल में ये जो परसेप्शन जाता है ना, जिसमें वो कहती है योगी जी के शरण में, मोदी जी के शरण में हो ना, उससे परसेप्शन ये जाता है कि वो उनकी सपोर्ट है। हालांकि हम समझते हैं कि सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो जो तासुर देती है ना, उससे लोगों के दिमाग में ये बात आती है। लेकिन फिर भी कोई हक नहीं रखता कि योगी जी के खिलाफ बात करे, कोई मोदी जी के खिलाफ बात करे। हाँ, जिस माशरे में रहते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसानियत पे यकीन करते हैं, क्योंकि इंसानियत पहले, धर्म बाद में आता है, तो इंसानियत के नाते फिर बड़ों से रिक्वेस्ट की जाती है या उनको बुरा भला कहा जाता है। तो गुलाम हैदर तो मेन बंदा है, गुलाम हैदर के वकील है मोहन मलिक साहब, तो वो तो योगी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? लप्पू से मांगेंगे, नेत्रपाल से मांगेंगे। नहीं सर, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर, जैसे ये इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर आ गई है, इन फ्यूचर कोई अगर ऐसी बंदी सेम आ जाती है, पकड़ी जाती है, अगर उसे बेल नहीं मिलती है, तो मैं कोर्ट में क्या करूंगी? सर, सरकार बनाम सीमा हैदर, दीजिए सर, हाँ, बेल उसे मिली थी, ठीक है, वो कहेंगे ये ऐसे नहीं यहाँ पर रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती सर? सरकार बनाम गुलाम सीमा हैदर, इसे भी रखिए, इसे भी हाउस अरेस्ट में रखिए। सर, आपको क्या लगता है किसी भी देश की कोर्ट्स, हमारे यहाँ के वर्डिक्ट तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सुप्रीम कोर्ट जी, के ऐसे-ऐसे वर्डिक्ट हैं। वो एक एग्जांपल सेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी कोर्ट, इंडियन जुडिशरी में कोई भी कोर्ट एक नज़ीर ऐसी कायम करेगी? केस लंबा अमिता खींच सागर, रहा है, वो वीजा अमिता नहीं मिल सागर, मैं रहा, ना दीजिए। कल मैं आपको ना एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है? हमारे जो सिंध के चीफ जस्टिस है ना, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी कोर्ट के अंदर उनकी कोर्ट के अंदर इंडियन कोर्ट्स के जो फैसले की जो बुक्स हैं, वो हुँ, मेरे ख्याल में कोई शायद 18 फुट की शेल्फ है, 18 फुट से ज्यादा। वो इंडियन कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं आपकी मुख्तलिफ स्टेट्स के, वहां के फैसले रखे हुए हैं जो उनको नजीर के तौर पर पेश करते हैं और उसके बाद फिर अपने फैसले देते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में इस हद तक माना जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है। तो अगर सवाल उठाना या अपनी बात रखना तौहीन है, तो फिर इसको बंदा पता नहीं क्या समझे। लेकिन यह है कि माना इसी को जाता है कि यहाँ जैसे अगर आपकी इंसाफ पर मबनी जो फैसले होते हैं उनको अगर मिसालें दी जाती हैं, तो फिर जहां आपकी आपके कहते ना कि आपकी झोली में एक इंसाफ के लिए बंदा गुहार लगा रहा है, तो उस वो भी ये तवक्को रखेगा कि उसको भी इंसाफ मिलेगा, उसी अदालत से इंसाफ मिलेगा जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं। लेकिन जहां अदालत ऑर्डर करती है कि यूट्यूब पे इसकी अपीयरेंस नहीं होगी, तो धरने से आती है। जहां अदालत ऑर्डर करती है जी किसी के खिलाफ बकवास नहीं करेगी, वो यूट्यूब पे आती है, सब कुछ आके करती है। मतलब एक एक चीज आके वो तोड़ रही है। लोग सब कहते हैं ना कि भरोसा अदालत पे रखे,
अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहे। जो ग्राउंड पे जिन लोगों ने फैसले पे अमल दरामद कराना है, वो मोमिन मलिक साहब तो नहीं कराते ना, या हमारा ज्ञान भी नहीं कराएगा। यकीनन उन लोगों ने कराना है जिनके हाथ में। जब वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे, फिर बंदा सुने भी कि हाँ यार कोई खामी है, कोई ना कोई खामी जरूर है, लेकिन वो लोग फिर मानने के लिए तैयार भी नहीं है। सर मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर में लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, ये जो प्लंटिफ है मोमिन मलिक, जो पेटिशनर है इस केस में, उनके अगेंस्ट वो कुछ नहीं बात करेगी। और नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्डर के और नेक्स्ट ऑर्डर तक अभी वो प्रोसेस में है। उसमें जो लास्ट जो वर्डिक्ट होता है, लास्ट जो ऑर्डर आता है, वो नहीं आया है, वो मिडिल हाँ ऑर्डर है। आपने वो पढ़ा नहीं, वो होगा कि नेक्स्ट मैंने हियरिंग। हाँ मैं जी। बताता हूँ, वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, निपटाया नहीं गया केस अभी पेंडिंग है। लेकिन एक आरजी रिलीफ जैसे होता है ना कि फौरी रिलीफ, वो रिलीफ दिया गया कि ठीक है इसकी अपेयरेंस भी नहीं होगी और ये मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ या जो जो बातें काबिल एतराज है वो नहीं करेगी। लेकिन वो जो काबिल एतराज वीडियो थी वो हट गई, लेकिन इसकी अपेयरेंस को रोका गया था। उसकी आप आखिरी पैराग्राफ में देखिएगा कि ये जब तक मजीद ऑर्डर नहीं आता फिलहाल ये अपेयर नहीं होगी, इसकी अपेयरेंस सोशल मीडिया पे नहीं होगी, वो हो रही है। मैं उस बात पे एतराज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो नहीं हटाई, वो हटा दी है। जी सर, सर होगा, ऐसी तो बात नहीं है। मोमिन मलिक सर तो मतलब मैं ये कह रही कि जाएँगे वो खैर कोर्ट में। उन्होंने तो मतलब लाइन लगा दी है, 15, 20, 25, 30 लाइनें लगा दी है। सर एक दौर आएगा, अमिता मैं आपको साहबा, बता अमिता साहबा, अमिता साहबा, ये एक बात है, आप अदालत में, आपका दिन अदालत में गुजरता है, और अब तो ये है कि ना उड़ना बिछोना अदालत है। अब आप बताइए कि लोग कोर्ट्स में क्यों जाते हैं, अदालत में क्यों जाते हैं? इसलिए कि उनको जब उनके जो शासन प्रशासन है या उनके जो सर्वेंट्स हैं, वो जब उनको डिलीवर नहीं करते, उनके राइट्स उनको नहीं दे रहे होते, तभी लोग जाते हैं। कानून क्यों बनता है? लोगों को जस्टिस देने के लिए, इंसाफ देने के लिए। जब अब मतलब जो ये सीमा हैदर वाले केस में जिनकी जिम्मेदारी थी इसको फौरी डिपोर्ट करना था, अगर क्राइम था तो उसको सजा दिलवानी चाहिए थी, फौरी चीजें होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। जब उन्होंने उस वक्त उस समय कानून के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक, जिस संविधान के मुताबिक जिन्होंने जस्टिस देना था उस वक्त नहीं दिया, तो अब अदालत अगर लाख भी ऑर्डर करे तो शायद उनको उनके कान पे जूं ही रेंगेगी। लेकिन ये है कि यकीन फिर भी हमें उसी पे करना है। लेकिन ये फैक्ट है, जब अदालत में आप जाते हैं ना तो पता है आपको कि दूसरी जगह आपको इंसाफ नहीं मिला, तब भी आप अदालत आए। लेकिन वो जो इंसाफ ना देने वाले, जो आपको रिलीफ ना देने वाले लोग हैं, लेकिन अदालत के ऑर्डर के बावजूद भी वो रोड़े जरूर अटकाएंगे। आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, अदालतों में ये सब कुछ होता है। सर मैं बताती हूँ आपको। मोमिन मलिक सर ने अभी कहा है, अपनी एक बात में कहा है उन्होंने कि हम बेल कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर हमें निचली अदालत से नहीं मिलेगा तो हम सेशन में जाएंगे, सेशन में नहीं मिलेगा तो हाई में जाएंगे, हाई में नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने अपनी हर वीडियो में ये बात कही है। वो क्यों कही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिलाय हो चुका है इन चीजों का। हाँ, रियलाइज हो चुका है जी। हाँ, उन्हें रियलाइज हो चुका है इन चीजों का। और सर एक दौर आएगा, अभी आप देखना, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, एक दौर आएगा, मीडिया के लिए भी वही दौर आएगा कि जैसे मीडिया बैठती है ना, सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगी? सीमा जी आप बताइए, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है? वो खुद मुस्लिम है, जन्म से मुस्लिम है, 4 बच्चे यहाँ लेकर आई है और कल तक भी मुस्लिम धर्म का पालन कर रही थी। आप उसे क्या पता पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है? वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग वही वही आंसर देगी। इसी तरह एक दौर आएगा, ये मोमिन सर ने भी कहा था, एक दौर आएगा कि जिस दिन गुलाम हैदर भारत आएगा, ये मीडिया सब इसके पीछे भागेगा। अरे तब मैं किसी सबको एक एक को बताऊंगा मैं। और जो लोग इनके खिलाफत में बातें कर रहे हैं, मुझसे तो 2-2.5 घंटे का रास्ता पानीपत का है। सीधी सी बात है, वो पानीपत उनका गेस्ट रहेंगे, गुलाम हैदर उनके यहीं वो रुकेंगे। तो शायद एक आइडेंटिटी के साथ में मिलेंगे कि मैं वो अमिता मलिक हूँ जो डे 1 से आपके साथ में खड़ी हूँ। ठीक है? लेकिन जो लोग आज ये छी छपाक कर रहे हैं ना कि देखे कैसे बच्चे लेके जाते हैं और ये पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी, वो कैसे खड़े हो पाएंगे? हो सकता है वो आपसे मुझसे ज्यादा जगह बना ले, आपसे और मुझसे ज्यादा जगह बना ले कि हमने ही तो सब कुछ किया है, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग तो जग मार रहे थे। ये भी हो नहीं सकता है, देखिएगा। नहीं 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 सर, वो उनके कहने से क्या होता है सर? एक्चुअल जो चीजें एक्चुअल होती है, जो चीजें जेन्युइन होती है, सब जानते हैं। जी। जो जेन्युइन बंदे होते हैं सब जानते हैं। अब सोनिया अख्तर के केस में क्या हुआ? सोनिया अख्तर बांग्लादेश से यहाँ पर आई थी। सोनिया अख्तर के लिए क्या कहा गया कि उसे तो हमने भगवा दिया यहाँ से। अरे भैया उसका वीजा कंप्लीट हो चुका था, वो तब गई थी। दिन भी फालतू हो गए थे। कौन कौन किसी को, तुम भगाने में इतने माहिर हो तो तुम सीमा को भगवा दो भाई। हाँ, अगर ये अगर आप आपने भगाने में आपने आपने एक बात की थोड़ी देर पहले, जैसे कि कोई और औरत आती है, कोई और महिला आती है, वो उसको जेल में डाल दिया जाता है, सब कुछ। अब देखिए सिर्फ एक नहीं है, उसके बाद भी कई आए होंगे, आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा
वो फौरन, चाहे वो माइनर बच्ची हो, औरत हो, कुछ भी हो, कोई मर्द भी आता है तो जेल में होता है, या खातून का तो खासतौर पर जल्दी फैसला करते हैं कि उनको डिपोर्ट करना है, वापस भेजना है, भेजते हैं। लेकिन सीमा के मामले में एक बिल्कुल ही दुनिया का एक कहते हैं कि अनोखा तरीन एक यूनिक काम हो रहा है कि यहाँ कानून भी बेबस है, ऐसा लगता है आवाम भी बेबस है, पता नहीं माफिया इतना बड़ा ताकतवर है कि वो सारी चीजों को ललकार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब जब आप खुद देखिए, हमने हमने पहले भी बात की, आप खुद भी बताती हैं कि आपका एक फौजी घराने से ताल्लुक है, मुल्क की सुरक्षा के लिए लोग जाने देते हैं, माए बहनें बेटियां विधवा होती हैं, सब कुछ होता है, क्या इस दिन के लिए होता है? इस दिन के लिए कुर्बानियां लोग देते हैं कि सीमा जैसे लोग आए और आपके उसी सुरक्षा की सरहदें पार करते हुए हैं और इसी तरह लोगों के सीनों पे नाचते हुए हैं, तमाशा करें, और आप जो अपने कुर्बानियां देके बैठे हुए इसी तरह बैठ के रोते रहें, इसी देर के लिए होता है। हम तो यही लोग कुछ शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं ये कि आपका ये संविधान को मजाक उड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल रिलेवेंट है थोड़ा-सा ये। वो जो 2 बंदे जिन्होंने इसकी बस को चेक किया था, वो सस्पेंडेड है आज तक भी। उन पे कार्रवाई हो रही है, इस पे नहीं हो रही है। सर चिंता का विषय तो है ये। और हाँ ये तो सर एक-एक पॉइंट आपको पता है मोमिन मलिक सर 7 से 8 दिन नेपाल में गुज़ार के आए हैं। वो एक-एक चीज़ एविडेंस लेके आए हैं। तो शायद इसीलिए तो कि कोर्ट में अपने आप को पावरफुल रख सकें। बाकी सर देखो, वो क्या कहती है मीडिया में आके, सर उसने एक क्वेश्चन ये भी कहा था कि जो इसकी गुलाम की फैमिली है, जहाँ पर ये रहता है, आप भी शायद उनके घर पे गए हैं, उनकी जब मदर एक्सपायर हुई थी, आप गए हैं, कि वहाँ जी पर जी। सारे जो काम होते हैं, वो औरतें करती हैं। मर्द जो कबीले होते हैं, उनमें आपस में दोस्ती रहती है, वो दुश्मनी रहती है, इसलिए वो छुप कर रहते हैं, नहीं तो फिर उनमें गैंग वार हो जाएगा, ये हो जाएगा और अब मर्द कुछ काम नहीं करते हैं इनके। ऐसा कुछ है बलूचिस्तान में? देखिए, देहातों का और शहरों का माहौल कुछ अलग है, ठीक है? देहातों में जो औरतें हैं वो मर्दों के शाना बशाना रहती हैं, काम करती हैं, अगर काम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो खेत हो या उनके जो भैंसों जानवरों के गाय के बाड़े होते हैं, उसमें मिलजुल के काम करते हैं। ये सब जो गांव में रहने वाले लोग हैं अच्छे से जानते हैं। अब जो शहरों में लोग रहते हैं वो लेडीज कई ऐसी हैं जो पढ़ती लिखती हैं, उसके बाद जॉब भी करती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी का शौक हो सकता है जिनका अपना जाति बिजनेस भी हो तो वो घर से उठ के अपने ऑफिस जाती हूँ खवातीन और सारे काम करती हूँ। यहाँ पर सीमा को तो कभी ये दिन देखना नहीं पड़े, हम चूंकि वहां देख के आए, लेकिन वहां की जो औरतें थी वो मर्दों के शाना बशाना, यानी कि अगर इज्जत कम ज्यादा होती या वहां औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता, और बाज मकामात पर होता भी हो, तो इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं देखी कि जिस तरह वहां उनके एरिया में देखी। मतलब जैसे हम तकरीबन कोई जो इनका अपना रत्तो डेरो का एक इलाका है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, उसके करीब, तो हम तकरीबन जैसे बड़ी गाड़ी पे नहीं, हमने एक चिंची मोटरसाइकिल रक्शे टाइप के ऊपर हमने सफर किया, तनवीर अफरोज ने, वकास भाई ने और मैंने। तो वहां पर सिर्फ एक गांव में नहीं, एक इलाके में नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक, क्योंकि ये आजकल गंदम उसकी चावल की फसल की काश्त का सीजन है, तो खवातीन और मर्द मिलके सारे काम कर रहे थे। अगर खवातीन की मर्यादा ना होती, उनको रेस्पेक्ट ना दी जाती, उनको अपनी बराबरी का सता ना दी जाती, तो खवातीन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए खेतों में काम कर रही होती, सारे मिलजुल के काम कर रहे थे। इवन के गुलाम हैदर के अपने घर में, अपने खेत में भी खवातीन और मर्द बराबरी की सतह पर काम कर रहे थे। इनका जो देखें, जो गांव देहातों में जो लोग होते हैं ना, उनका खातून को रेस्पेक्ट का जो लेवल है या दर्जा है ना, उनका जो माइंड सेट होता है, वो शहर में रहने वाले लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ इस सेंस में कि वो समझ लो कि अपने हिसाब से शहरों में रहने वाले लोग भी एक अपनी बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, उसको परी बना के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन देहातों वाले और ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं हर लिहाज से, कि उसको कोई मुश्किल ना उठानी पड़े। तो ये सीमा को वो इज्जत रास नहीं है, इस तरह के आज तक कीचड़ उछाल लिए, लेकिन हम खुद गवाही दे रहे हैं कि अच्छे बेहतरीन खानदान में से और एक पसमानदा इलाके में होने के बावजूद उन्होंने एक मेंटेन रखा हुआ पूरे घराने को, पूरे खानदान ने, और बड़ी इज्जत से रहते, और इससे बढ़ चढ़ कर एक शान और शौकत से औरतें वहां रहती हैं। ये सीमा की तरह कचरा नहीं है। अगर सीमा को जिस तरह उसने गांव से उठा के शहर में लाया, और फिर जो कहानियां आपने देखी वो भी पूरी दुनिया ने देखी है। अगर एक इज्जत मान सम्मान से किसी औरत को घर में रखा जाए या उसको एक अच्छा पार्टनर बना के चलाया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि औरत की वो इज्जत घट गई, और सीमा की तरह जिसको आजाद छोड़ दिया गया, ना सिर्फ यहाँ पर उसे अपने झंडे गाड़े पाकिस्तान में, कराची में, बल्कि वो इंडिया में झंडे गाड़ रही है अपनी शराफत के, अपनी एक अच्छाई के, तो वो पूरी दुनिया देख रही है। अब सीमा कौन होती है इस तरह की किसी खातून या किसी के बारे में बात करने वाली, जिसकी खुद ये औकात तक की ना हो, जिसको बच्चा बच्चे जानता है कि उसकी चाल चलन क्या है। हाँ, उसने ये क्वेश्चन उठाया था कि वो कबीले वाले इंसान होते हैं, ये पक्के घर तक नहीं बनाते हैं, इन्हें भागना पड़ सकता है एकदम कहीं भी। लेकिन मैंने वीडियो में देखा था, घर उनका पक्का था। मैं खुद देख के आया हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मैं सारी चीजें खुद देख के आया हूँ, और ना सिर्फ उनके घर पके, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि रहन सहन कैसा है।
अब गाँव में रहन सहन वैसा ही है जैसे दूसरे गाँव वालों का है। अब इन्होंने कोई वहां बेंगलोर या कोई ऐसा कोठी तो नहीं बना के रखना कि जी बिल्कुल हम वैसे रहेंगे। भाई जिस तरह सोर्स ऑफ इनकम है उसी तरह, जैसे शहरों में कुछ बेहतर तरीके से रहते हैं, कुछ थोड़ा सा कम बेहतर तरीके से, तो गाँव देहातों में ये चलता है। इनकी अच्छी खासी जमीनें हैं, इनकी अपनी काश्तकारी है, इनकी अब जो जो गाँव में रहते हैं उनकी ज्यादातर उनका ये डिपेंड करते हैं कि जी उनकी भैंसियां हों, बकरियां हों, गाय हों, जो अपने आप को मालदार ज्यादा समझते हैं। फिर इसी तरह चूंकि आपका जैसे अगर खेती बाड़ी से ताल्लुक है तो फिर आप ये भी जानती हैं, कोई चाहता है कि उसका ट्रैक्टर हो, कोई ट्रक हो। इस तरह मतलब अच्छे मैनेज लेवल से इनकी जिंदगी गुजर रही है। गुलाम हैदर देखें, अगर मतलब इसको बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए, उससे भी बेहतर जिंदगी दिलाने की कोशिश ना करता तो यहाँ कराची उसको लाता, वरना तो वही रखता। वो तो बच्चों को पढ़ाना चाहता था, वो तो आगे बढ़ना चाहता था, उसको तो तबाह इस औरत ने किया है। गुलाम हैदर ने तो हर तरह से इसको सपोर्ट भी किया, इसको साथ भी दिया। और आपने देखा ये अभी गुलाम हैदर का कुछ मिजाज तब्दील हुआ है, लेकिन गुलाम हैदर ने हमेशा इसको इज्जत से पुकारा, इसको एहतराम से पुकारा, कभी इसके खिलाफ कोई बात नहीं। इवन कि अगर कोई और भी बुरा बोलता था तो उसको भी रोकता था कि इसको गाली मत दो, सीमा को बुरा मत बोलो। लेकिन सीमा की आड़ में लोगों ने क्या कुछ किया वो आप भी जानती है। हाँ, मैंने देखा है वो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप शब्द का। जी जी हाँ, बिल्कुल। आप शब्द का इस्तेमाल करती हैं। सर ये जो गाँव के बारे में जो उसने बताया था कि बहुत दूर-दूर तक कोई नहीं है, वहाँ पर पुलिस कभी नहीं आ सकती है, वो इनके होता अपने ये है, कानून। दूर दूर तक इसलिए नहीं होता कि देखें, यहाँ जो शहरों में ना मतलब मेरे घर की दीवार के बराबर में किसी और का घर होगा। गाँव देहातों में लोगों की जमीनें, जिम्मेदार होते हैं, रकबे उनके ज्यादा होते हैं, जमीन उनकी ज्यादा होती है। तो जिसकी जहां जमीन होगी वहां उसी का उसके अंदर घर होगा, और उसके बाद फिर आसपास किसी और का घर नहीं होगा क्योंकि जमीन उसकी नहीं है। जिसकी फिर दूसरे किसी की, जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा सिटीजन है, उसकी जहां से जमीन शुरू होगी उसका घर, उसका वही बस्ती, उसका इलाका वही होगा, उसका कस्बा वही होगा। इसी तरह दूर दूर ही होंगे। जाहिर है जिनकी जहां जमीन है वही अपना अपनी जमीन के ऊपर घर बनाएगा, दूसरी जमीन पे तो घर आके नहीं बनाएगा। तो इसका ये वाला ऑब्जेक्शन तो मुझे समझ से बाहर है। हाँ, वो कहती थी कि मैंने उसका वीडियो देखा था एक कि आस-पास कोई घर नहीं होता है, वहाँ पुलिस नहीं आती, इन बलोचों के अपने कानून होते हैं और ये ऐसा कर देते हैं, ये वैसा कर देते हैं, आपस में इनकी गुटबंदी होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है बलूचिस्तान का मैंने देखा है एक नायला कादरी हैं। जी हाँ, मैंने उनका पढ़ा था, लेकिन वो इसकी उनकी बातों में और इनकी बातों में काफ़ी कंट्राडिक्शन है। वो कहती हैं बलोच वो कौम होती है जो महिलाओं के सम्मान के लिए मरने-मिटने पर तैयार हो जाती है। उनके लिए बिल्कुल। महिला हाँ, उनके लिए देखिए सम्मान मैं बहुत मैं है। मैं आपको पाकिस्तान में ना दो कबीले, जो बड़े कबीले हैं, जो बलोच और पख्तून, सबसे ज्यादा, कोई आप उनके किसी दुश्मन से ही पूछेंगे ना वो आपको बताएंगे सबसे ज्यादा खवातीन को जो रेस्पेक्ट देने वाले हैं वो बलोच कबीले के लोग हैं। उनके अगर दूसरे नंबर पर हैं तो वो पख्तून पठान है, जो अपनी बहन बेटियों को इज्जत देते हैं, कभी भी कोशिश नहीं करते कि उनकी बहन बेटियों की कोई झलक भी दूसरी तरफ चली जाए, हमेशा जान देते भी हैं और इसी इज्जत और मर्यादा के लिए जान लेते भी हैं। सच्ची बात है, क्योंकि इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कि खातून को, बहन बेटी को इज्जत देने के लिए वो हर हद तक चले जाते हैं। लेकिन इसको इज्जत रास नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे लोग बेइज्जत हैं और फिर इसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जो लाखों करोड़ों लोग अपने घर बस्तियां अपने खानदान चला रहे हैं, तो अब वो सीमा के मरकून मिन्नत तो नहीं है ना। हुँ, हुँ, हुँ। सर सीमा का परिवार जो सामने नहीं आता है, तो वो गुलाम हैदर नहीं चाहता या वो खुद ही नहीं चाहते सामने आना? मैं जो मेरे जो अथेंटिक तरीके से जो मालूमात ली, बिल्कुल इनके करीबी लोगों से, इन्होंने अपने तौर पर, चूंकि वो सामने नहीं है, आपको पता है कि जिस तरह का माशरा है, बड़ी एक इंसल्टिंग जिंदगी होती है आजकल, लोगों की जिंदगी क्या होगी सब जानते हैं, अगर वो आएंगे तो और ज्यादा बुरी हो जाएगी। उन्होंने अपने तौर पर गवर्नमेंट सतह पर भी कोशिश की, और उन्होंने अपनी सतह पर इंडियन गवर्नमेंट से भी राब्ते करने की कोशिश की कि किसी तरीके से बच्चे वापस दिलवाए, वापस आ जाए। उनकी नहीं चली, उन्होंने भरपूर कोशिश की, अपने तौर पर हर लिहाज से कोशिश की कि सीमा और बच्चे वापस आ जाए, लेकिन उनका नहीं हो सका। इस वजह से उनको और भी कई कठिन मराहल से गुजरना पड़ा। दूसरा, सोशल मीडिया पे चूंकि जिस तरह और लोग बात कर रहे हैं, गुलाम हैदर आके बात करते हैं, कभी कभी रीमा आती है, तो अब जब रीमा की बात को जब चूंकि वो पटरी से उतर चुकी है तो सब अच्छी बात भी उसको बुरी लगेगी, बुरी बात तो उसको वैसे ही बुरी लगेगी। तो उससे कोई तवक्को नहीं है कि वो कोई अगर अपना सीना फाड़ के रख भी दे इसके सामने तो उसको क्या फर्क पड़ना है। तो इसलिए वो जितना बात रख सकते थे पब्लिक को बताने के लिए, रीमा ने आके रखी। बाकी गुलाम हैदर का उनके ऊपर भरोसा है और उनको गुलाम हैदर के ऊपर भरोसा है। गुलाम हैदर के पास रास्ता यही था कि वो वकील करें और वकील के जरिए अपना केसेस फाइट करें। तो अंसार बनी साहब, इकरा जुनेजो साहब ने जिस तरह कोशिश की, वो आज भी गुलाम हैदर उस पर चल रहा है और उम्मीद है कि वापस आएंगे। बाकी ये सिलसिला जो आप बोल रही हैं ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। तो वो गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं कि हम आपके साथ में, सीमा के साथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल।
इवन कि अभी आपके सामने कुछ दिन पहले जब लास्ट वीडियो उसने जारी की थी, उसने बार बार जो मांग की थी वो बच्चों की मांग की थी, सीमा की मांग नहीं की रीमा ने। रीमा ने कहा तुम भारत में जाओ, हमारा तुम्हारे साथ वास्ता नहीं है, बच्चे वापस आने चाहिए। और जो उन्होंने रीमा ने भी बाकायदा योगी जी से, मोदी जी की, आपके जो वहां यूपी स्टेट के जो लोग हैं उनसे दर्दमंदाना अपील की है, रिक्वेस्टली उसको उनको कहा है कि आप जो है ये किसी तरीके से बच्चे वापस ले, लेकिन उन्होंने आखिरी दफा उसने कह दिया कि हमारा सीमा से कोई वास्ता नहीं है, सीमा जाए भाड़ में। तो ये गुलाम हैदर भी कह रहे हैं, मोहम्मद मलिक साहब ने भी कई दफा कहा कि हमने मांग ही नहीं की उसकी, तो वो बच्चों की कर रहे हैं और दोनों का एक दूसरे पे भरोसा भी है और वो गुलाम हैदर को सपोर्ट भी करते हैं, गुलाम हैदर उनकी बात रखते भी है। सर सीमा को मांग के करेंगे भी क्या? वो तो जितने एक वो तो एक कलंक बन चुकी है दोनों देशों हाँ, के लिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक पाकिस्तानी नेशनल है और उसके बाद फिर उसका ठिकाना वहां नहीं, वो तो आप भी जानते, पूरी दुनिया जानती है। वो आज नहीं तो कल उसको जो भी होगा, लेकिन उसके साथ बच्चों से मुख्तलिफ होगा। अब वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है कि उसकी जिंदगी का फैसला वो कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ वालों को उसकी जरूरत नहीं है और यहाँ कोई इस तरह का क्राइम भी नहीं था जिसकी वजह से वो तड़प रहे होंगे वापस आएगी तो हम कोई उसका फायदा लेंगे। बच्चे जो है, बच्चे तो उसकी सिस्टर ने पाले हैं, वो बताती हैं कि वो मैं बच्चों का ध्यान रखती थी, तुम बच्चों का कभी ध्यान नहीं रखती थी, मैंने बच्चे पाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए वो परेशान होंगी। ये बात मैं मानती हूँ। और हाँ, जैसे बच्चों वो को हाँ, जैसे वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब सामने से आते हैं लाइव, तो चीज़ें निकल जाती हैं। मैंने कई बार जब उन्हें 2-3 बार वो 1-2 बार लाइव आई हैं वो किंजा के साथ में, उन्होंने वीडियोज़ भी वो किया है। तो अचानक से जैसे कहते हैं ना अंदर से फटना, वो रो पड़ती हैं, कह रही मैं नहीं मुझसे मेरी आँखें अंधी हो गई रो-रो के। मेरी दादी रोती हैं, मैं रोती हूँ कि बच्चों के साथ में तूने ये गलत किया। तो जहाँ तक सर मेरा अपना प्रिज़म्पशन है कि आस-पास के लोगों को पता था ये किसी इंडियन से बात करती है, ये सब चीज़ें करती है, टाइम पास करती है, गेम खेलती है, पबजी खेलती है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें तो वो किसी को बताएगी कि मैं छोड़ के ही जा रही हूँ आज देश परमानेंटली। मैंने अपना सब कुछ सेल आउट कर दिया। इतनी बड़ी बात वो किसी को बताएगी और कोई उसे रोकेगा नहीं। शायद वो कुलसुम का नाम लेती है कि कुलसुम को सब कुछ पता था। लेकिन अगर कुलसुम को सब कुछ पता था तो कुलसुम एटलीस्ट बताती तो किसी को कि वो सब कुछ सेल करके जा रही है यहाँ से। ज़रा-सी तो प्राइवेसी लीक होती। अब बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता था इस बारे में। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने, चूंकि हमने तो उस बात पे भरोसा करना है जो लोग वहां के बोल रहे हैं। अब सीमा तो महा झूठी तरीन औरत है, उसकी बात पे कौन यकीन करेगा कि वो जो बात करी वो सच कर रही है। जितने उसकी बहन बात कर रही है, उसके खानदान के लोग ये बात कर रहे हैं और साथ में जो वो लोग हैं क्या कहते हैं जो उनके मकान मालिक थे, वो भी वही बात कर रहे हैं जो सर रीमा और उनके भाई ने बात की है। और अगर देखें जो इन्वेस्टिगेशन जाती तौर पर एक पुरुष के तौर पर गुलाम हैदर को करनी चाहिए थी, उसने भी अपने जितने भी सुराग थे, जितने भी अपने जो लूप होल्स थे, उसके ऊपर उसने जांच की है। उसको भी कहीं ये नजर नहीं आया कि फलां उसमें मुलविस था, फलां मुलविस था, फलां ने मकान बिछवाया, फलां ये था। तो उसके बारे में अभी गुलाम हैदर ने मतलब क्लीन चिट दी हुई अपने हिसाब से कि ना रीमा को पता था, ना जो कलसूम है या जो भी है, उनको किसी को इस बारे में नहीं पता था। गुलाम हैदर को उनके ऊपर शक भी नहीं है, इसलिए गुलाम हैदर ने, मैंने आपसे जैसे शुरू में कह रहा था कि गुलाम हैदर ने, जब वो बुजुर्ग बात कर रहे थे मकान मालिक, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है, लेकिन वो रो रहे थे। उसने कहा यार हमने उसको फिर भी बेटी बनाया था, एक तो हमें वहां जाके जलील कर रही है, दूसरा ये है कि बच्चों को हमसे दूर करके गई है, क्योंकि एक तवील अरसे तक हमारे घर में रहते रहे। गुलाम हैदर से उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे वापस आए तो हमारे घर जरूर लेके आना, हमें मिलवाना जरूर। तो गुलाम हैदर ने कमिटमेंट की है, बिल्कुल मैं जाऊंगा तो जरूर, मेरे साथ आएंगे तो मैं ले आऊंगा। तो उनके इस तरह सेंटीमेंट है। लेकिन सीमा ने जो किया है वो गुलाम हैदर के साथ भी अच्छा नहीं किया और उन लोगों के साथ भी अच्छा नहीं किया। जी सर, ये तो बात आपकी मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल एकदम से। और अगर कुछ ऐसा होता, तो शायद एटलीस्ट जब वो निकलने वाली थी, तो वो कुछ ना कुछ इशारा करती। वो सबको अलग-अलग स्टोरी क्यों बताती है? एक ऑडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा, जिसमें आस्था माँ और आशीष चौरसिया बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये यहाँ पर फँस गई है, ये तो यहाँ पर घूमने आई थी और आपने सुना होगा शायद वो, ये तो घूमने आई जी थी जी। यहाँ पर, इसने फिर देखा ये तो यहाँ पर फँस गई, ये पुलिस में पकड़ी गई, ये हो गया, अब ये मीडिया में सब कुछ बोलना पड़ता है, ये तो वापस चली जाती, ये तो उम्राह करने जाने वाली थी, है ना? उम्राह के लिए इसने पासपोर्ट बनाए थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने हस्बैंड के बिना कंसेंट के, सारी प्रॉपर्टी सेल करके, लोगों से उधार लेकर, कौन किसी से मिलने आता है? तो इसका मतलब वो पूरे इरादे से आई थी कि मुझे अपनी कंट्री छोड़नी है। तो देखें फिर कल आशीष चौरसिया से आपकी बात हुई, आपकी भी बात हुई मेरे ख्याल में। और चंद लोग जो है ना, चंद लोग, क्योंकि ये बात मेरे ख्याल में आशीष चौरसिया की भी अच्छी नहीं लगती यार मेरा कहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि मुमकिन है उसको ये बात बुरी लगती हो कि यार मुझे क्यों डिस्कस में लाते हैं, डिबेट में लोग क्यों लाते हैं जब मेरा किसी से वास्ता भी नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि सीमा ने चंद लोगों के सामने सच बोला, चंद लोगों के सामने जो भी बात की सच की। वो चाहे एटीएस के थे, उनके सामने भी जो बात की वो सच की, और पुलिस जो थी उनके सामने भी जो बात की उसने सच की। अब सच से मुराद ये है कि वो आई किस मकसद से थी, वो उनको बताया, यानी कि एटीएस को बताया, आपकी रॉ को बताया, तमाम एजेंसीज को बताया कि किस मकसद के लिए आई थी, और ए टू जेड उसने सच बताया जो भी बताया। और इसी तरह जो और लोग थे, और खासतौर पर जो भैया जी हैं चौरासिया साहब को भी जो कुछ बताया उसने सच बताया कि मैं किस मकसद के लिए आई थी। अब चूंकि चौरासिया साहब तो आगे इसलिए आए थे, जहां तक मुझे लगता है कि एक औरत, आपको भी पता है कि इंसान के वैसे भी सेंटीमेंट हो जाते हैं, कि एक औरत अपना मजहब, जात पात, मुल्क सबको छोड़ गई है, तो हमारे धर्म में ये, तो क्यों ना हम आगे बढ़े और उसकी मदद करें, उसके बच्चों की केयर करें, उसको घर दिलाएं, उसको इज्जत दिलाएं। लेकिन उनके मुताबिक, या जो सोर्सेज है कि उनके मुताबिक, चूंकि इसका मिशन दूसरा था, वो बेइज्जत औरत थी, उसको इज्जत रास नहीं थी, तो उसने अपनी ट्रैक पे पकड़ा, तो अपना ट्रैक पे ही काम जारी रखा, तो इसलिए फिर वो पीछे लोग हटते गए और हटते चले गए। लेकिन ये जो बातें आप करिए कि वो आई इस मकसद से थी कि किसी से मिलना था, या उसका जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि चाल चलन उसका अच्छा नहीं था, तो उसको तो एक से बढ़कर दूसरा चाहिए था, तो उसने फिर इस चीज को नहीं देखा कि मैं कितना बड़ा नुकसान करके जा रही हूँ, लेकिन चूंकि उसको वो अपना मिशन जो था, उसके दिमाग में जो भरा हुआ था, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना था, उसको मुकम्मल करना था उस मिशन को, तो उस मिशन के तहत वहां आई है। लेकिन वहां जाने के बाद वो एजेंसीज को सारी बात सच बची है। मैं लोग कहते हैं जी हम भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बताऊं, ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने पहली दफा शायद बात की कि एजेंसीज के सामने उसने सारी सच बात रखी, और एजेंसीज ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें माना कि ये ना तो कोई एजेंट है, ना किसी और मकसद से आई है, इलीगल आई है, लेकिन आई इसी एक खुर्राट होती है ना कि औरत के अंदर जो, या किसी भी जी नफ्स के साथ पाई जाती है, मैं मर्द और औरत की बात नहीं ना करूं, लोगों को बुरा लग जाएगा, मतलब किसी भी एक क्रिमिनल और गंदी जहनियत, गलीज जहनियत का जो बंदा होता है ना, वो किसी हद तक भी चला जाता है। तो उस मकसद से ये एजेंसी ने जांचा, इसलिए आज उसको आज तक छोड़ा हुआ है। अब जो अवाम शोर मचा रही है, यहाँ से जो लोग शोर मचा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके एजेंसीज ने कहा कि इलीगल तो आई है ना, कोई और क्राइम से वहां नहीं थी, इलीगल तो आई है, तो जब इलीगल आई है तो आप उसको बाहर क्यों नहीं फेंकते, आप फेंकें। इसी वजह से ये जो मुद्दा है या तनाजा है जो एक अरसे से थम नहीं रहा, वो इसी वजह से नहीं थम रहा कि कोई और उसका मोटिव नहीं था, उसको और कोई मकसद नहीं था वो गलाजत थी। लेकिन जब कोई और चीज साबित नहीं हुई, तो फिर इतने अरसे तक आपने उसको रखा हुआ क्यों है, इतने अरसे तक आप बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं, वो उसके अपने घर में नहीं है, अपने माँ बाप के पास नहीं है, अपने खालू रिश्तेदारों के पास नहीं है, वो अपनी वेलफेयर एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे। यानी कि सीमा की इस जो गलाजत माइंड था, उसकी भेंट चढ़ गए बच्चे। तो इसलिए एजेंसी से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट तो की जाती है कि आप मेहरबानी कीजिए, आप मदद कीजिए गुलाम हैदर की, और वहां से इसको निकालिए। बाकी जो सीमा का जाती फेल है, अगर बाकी वो क्रिमिनल होती तो आप समझती क्या राह छोड़ देती है उसको, एटीएस छोड़ देती। अगर कोई क्राइम्स होती है, आप समझती है ना, आपको भरोसा ना, हमसे तो ज्यादा भरोसा है। मैं आज पहली बार ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें पता है कि एजेंसीज के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सीमा ने कोई गलत काम किया, और एजेंसी ने अपनी हर लिहाज से, ये नहीं कि इसकी बातों पे यकीन कर लिया, उन्होंने अपने हर लिहाज से जांच कर ली सीमा के ऊपर, और कोई चीज साबित नहीं हुई। लेकिन चूंकि वो गलाजत माइंड वाली औरत थी, इसलिए वहां पहुंची है। तो एजेंसीज ने अब नरमी रखी हुई है, ये हमें शिकवा है, ये गिला है, ये दुख है, और हम चाहते हैं कि वो नरमी ना रखें, बल्कि उन बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होने से, अंधेरा होने से बचाएं, और आप एक बड़े होने का सबूत दें, और इनके बच्चों को डिपोर्ट कराने में मदद करें। एजेंसी ने बाकायदा तौर पर लिख भी दिया था, लेकिन बीच में कौन है ऐसी शख्सियत जो जिन लोगों ने रोका हुआ है, उस पर सवाल उठते हैं। सर जैसे 4 तारीख को ये अरेस्ट होती है, 7 तारीख को इसे बेल मिल जाती है, उन 3 दिनों में इसे कस्टडी में रखा जाता है, सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी बहन से, गुलाम हैदर से, उसके सारे परिवार से वहां पर बात की जाती है, तो ऐसे नहीं, सारी जानकारी तो निकाली गई होगी, तब उसे बेल दी गई होगी, ऐसे तो नहीं है कि ऐसी हाँ, दे दी होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल एजेंसीज का कसूर नहीं है इस मामले में, कि वो क्रिमिनल भी है, फिर भी एजेंसी ने रखा हुआ है, ये एजेंसीज बेबस हैं। एजेंसीज बेबस नहीं है, उन्होंने अपना काम कर लिया है, जो उनका सुरक्षा का काम था उन्होंने अपना पूरा कर लिया है। लेकिन यहाँ नरमी वाली बात पे सवाल उठता है कि नरमी क्यों है, गवर्नमेंट की है, पुलिस की है, किसी की है, नरमी तो है ना, मतलब आप ये शिकवा सबको है, ये शिकवा सबको है। हाँ, पर आपको लगता है कि डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कि वो ज़फ़र को बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं कल भी मुस्लिम थी, आज भी मुस्लिम हूँ और मुस्लिम ही रहूँगी, बच्चे भी मुसलमान ही हैं। ये वो मतलब इस तरह से वो बात करती है। आशीष चौरसिया को भी वो यही बताती है कि मैं फँस गई हूँ। वो हमें भी बताती है कि मैं फँस गई हूँ। लेकिन वो मीडिया में आके कहती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ। मतलब वो मैं डबल। आप ये देखिए, आप मिलके आई हैं, आप मिलके आई हैं, और मैं एक और आपको एक दावे से कहूँ, जैसे आपने जफर का सॉरी जैसे आपने जफर का जिक्र किया, इसी तरह एक दो और करेक्टर हैं,
वो कहते हैं हमसे भी राब्ते में है, इस वक्त तक राब्ते में है। और जो ये कहती है मैं सनातनी हूँ, मुस्लिम खराब है, पाकिस्तान में ये है, फला है, वो ये अपनी मर्जी से नहीं कहती, वो उससे कहलवाया जाता है और लोगों की मौजूदगी में सारी चीजें की जाती हैं। ये उनका दावा है। मैं ये नहीं कह रहा ये बात जो वो कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, या जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, नहीं, लेकिन लोगों का दावा है। अब इस शक को, इस दावे को रद्द कौन करेगा, झूठा कौन साबित करेगा? वही जिनके हाथ में। मतलब एजेंसी, मैं पहले कह चुका हूँ कि बेबस तो नहीं है, उन्होंने अपना काम पूरा किया, जो मुल्क की सुरक्षा के लिए करना चाहिए था उन्होंने पूरा किया। लेकिन यहाँ पर उनको ये चीजें देखनी चाहिए थी कि हाँ, अगर वो आई है गैर कानूनी तौर पर इलीगल, तो उसका ठिकाना जहां बनता है उसको उस ठिकाने में रखा जाए, और जहां उसका अगर रिपोर्ट बनता है रिपोर्ट। और दूसरा ये देखिए ना, बड़े कहते हैं ना कि बड़ा हम मानो, लोग बड़ा तो मानते हैं, बड़ेपन का जब आप मुजाहरा करेंगे तो तभी आपको लोग और ज्यादा बड़ा मानेंगे। यानी कि एक मजबूर आदमी को अगर आप न्याय दे देंगे तो यकीनन उसको ये मानेगा कि हाँ जी, मैं आपको सलूट करता हूँ, आपने मेरे साथ, बाकी मैं मुश्किल में था, मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, मेरा किसी और ने साथ नहीं दिया जी, योगी जी आपने मेरा काम किया, मैं आपको सलूट करता हूँ। तो ये तो लोग करेंगे ना जब ये काम हो जाएगा। लेकिन ये कि कभी मायूस नहीं है लोग, मैं इतना बताता हूँ आपको। सर मायूस होंगे भी नहीं। मोमिन मलिक सर दिल जान से लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं आखिरी सांस तक अपना ये काम करूंगा, मुझे इसे जेल पहुंचाना है। इसका क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेंगे इसका वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके बच्चे जैसे ही वो इंडिया में आएगा मैं उसे दिलवाऊंगा। सर कुछ तो वो कोई इतना सोशल मीडिया पे आके इतना दावा करता है, इतनी मेहनत करता है, दिन रात कोर्ट्स में भागता है। 14-15 तो केस कर दिए हैं सर, गिनती हाँ नहीं है, इतने सारे केसेस कर दिए हैं, हर एक चीज, हर एक पॉइंट वो देखते हैं। सर मेहनत कर रहे हैं, ऐसी तो नहीं है कि बिना मेहनत के ये दावे कर रहे हैं। हो जाएगा सर, जहां तक मेरी होप है सब अच्छा होगा। बस गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए और जैसे ही वीजा मिलेगा वो इंडिया आएगा, प्रोसीडिंग कोर्ट में होंगी, फिर इनकी कुछ भी हो। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहती हूँ कि शायद ये हो कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा अपना, बाद में फिर क्या पता इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग इनकी फिर से बन जाए। वो कहे कि मैं, मुझे तो धमका के रखा था, ये रखा था, वो रखा था। शायद वो जाना चाहे, क्योंकि बच्चों के बिना रह पाना, बच्चों के बिना रह पाना माँ कैसी भी हो बड़ा मुश्किल है। जी तो बिल्कुल। बच्चों को, हाँ, मैं तो ये नहीं, भी नहीं कोई चाहती। देखिए, कोई उससे छीनना भी नहीं चाहता। आज भी अगर अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान में भी बात चलती है ना, तो इसको कोई छीनना भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि सीमा भी वापस आए, बच्चे भी वापस आए, और इनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, इनकी सेफ्टी की जाए। लोग उसको मानते हैं। सीमा भले 100 गालियां दे, लेकिन जिन लोगों के सेंटीमेंट है इंसानियत से जुड़े हुए, उनकी ख्वाहिश ये है कि सीमा वापस आए। वो लोग समझते हैं कि फंसी हुई है, गई थी, जो अपना एक जहन में जो उसके खुमार था, उसको उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए, उसको सुकून देने के लिए, लेकिन वहां जाके फंस गई है, ये लोग मानते हैं। और लोग चाहते हैं कि वापस भी आए। और जहां तक बात गुलाम हैदर के साथ उसका मामला फिट हो जाए, काफी अर्सा पहले तक तो ये बात गुलाम हैदर के दिल में भी थी, शायद उनके घर वालों को भी थी। अब जाहिर है बीच में लोग रोल प्ले करते हैं, तो कहता है कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। मुमकिन है कि इस तरह की बड़ी गलती भी माफ कर दे। 4 बच्चों का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, जाहिर है मामला ठीक हो भी सकता है। लेकिन पहला स्टेप वहां से लिया तो जाए, जिनके हाथ में सीना है वो स्टेप लेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। सर कई बार रिश्तों में ऐसी हो जाती है, मैं कोर्स में भी देखती हूँ कि एक पत्नी को आप उसे अपनी पत्नी बन के स्वीकार ना करें, बल्कि अपनी 4 बच्चों की माँ समझ के स्वीकार करें, क्योंकि बच्चे जी जी। लंबे समय से उसके साथ में रहे हैं। वो सऊदी अरब में थे, लेकिन बच्चों का हमेशा से अटैचमेंट रहा है। फिर वो माँ से एकदम अलग होंगे, हालांकि उनकी मौसी का मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, अच्छे वैसे बाल वाल बना रखे हैं कि बच्चों को अच्छे से मैं खिलाती थी, पिलाती थी, नाश्ता मेरे पास करते थे, बच्चे खाते थे मेरे पास में। तो बड़ी मतलब है मौसी का भी रोल। इंडियन फैशन लेडीज हैं ये, को बहुत सारे कमेंट्स कर रही हैं। देखिए, जहां भी, जिस भी देश में, चाहे इनके देश में हो या मेरे देश में हो, अगर कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम गलत के खिलाफ, जैसे कि अभी ये हुआ है, कोलकाता में हुआ है और भी जगह हुआ है, तो सब लोग आवाज उठा रहे हैं। ये ये नहीं है कि आप राष्ट्र भक्ति करते हैं, राष्ट्र भक्ति के साथ में आप राष्ट्र अंधभक्ति ना करें कि आप अंधे हो जाएं। चीजें जो गलत हो रही है, गलत को गलत कहा जाएगा, किसी भी देश में हो। रही बात सीमा की, आप सीमा को लिख रही हैं कि वो, अच्छा जो भी है वो, देखो ये उसे ये घोषित करना गवर्नमेंट का काम है। जब एटीएस जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो लगी हुई हैं, वो आज तक उसे ये साबित नहीं कर पाई। उन्होंने भी बोल दिया, लोग आए, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स आए और बड़े बड़े देखिए, ये, मजे की बात जो मैं एक आखिरी बात करूं आपसे, मजे की बात ये कि मैंने आपसे आपसे कहा ना कि हमें जो एजेंसीज ने किया होगा अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, यकीनन उन्होंने 100% किया होगा, इसमें शक वाली बात नहीं है।
और हम होते कौन है एजेंसीज के काम पे हम उंगली उठाएं, उन्होंने अपना काम पूरा किया होगा। लेकिन जो दावा करते हैं जी गुलाम हैदर को बच्चे वापस मिले, वो कहते हैं जी सीमा क्रिमिनल है, भारत के लिए खतरा है, फला है फला है फला है। अच्छा हम कहें जी हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, हम इस बात को मान रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं। भाई जब आपकी एजेंसीज ने उसको क्लीन चिट दी है, कोई चीज साबित नहीं हुई, तो फिर हम कैसे कहेंगे जी वो पाकिस्तान से कोई एजेंट थी वहां गई है और पाकिस्तान से उसको फंडिंग भी जा रही है। मतलब लोग बैठ बैठ के ऐसी बातें करते हैं जिसका सोच भी नहीं सकते। मतलब एजेंसीज के लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी वो इनकी बातों में हंसते नहीं होंगे, लोग हंसते होंगे ना यार ये कैसे लोग हैं जिसका कहीं वजूद भी नहीं है, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ गढ़ के लोगों को गुमराह करते रहते हैं पूरा दिन। ठीक है, कभी हमने कोशिश की कि इन चीजों से दूर आ जाए, लेकिन लोग बड़ी कहानियां गढ़ के आते हैं। पाकिस्तान से आज भी उसको फंडिंग जा रही है और वो आतंकवादी के संगठन में है और उसके बाद भारत देश के लिए खतरा है। भाई फिर आपकी जो एजेंसीज ने किया वो क्या किया है? हमें तो आपकी एजेंसीज पे भरोसा है। अगर वो बाकी संगठन में होती, बाकी उसको फंडिंग जारी होती, तो एजेंसीज पे क्या कर रही है? मतलब फिर ये सीमा पे या पाकिस्तान के ऊपर आप उंगली नहीं उठा रहे। ये मैं उन अकल के अंधों को बोल रहा हूँ, आप अपने सिक्योरिटी के इदारों पे उंगली उठाते हैं। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हम उठा सकते थे, हमने तो हमेशा कदर की। आप लोग उनको बदनाम भी करते हैं, अपने देश को भी, अपने लोगों को भी, माँ बहन को भी, अपनी मीटिंग को गालियां देते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई कोई छोटी सी भी एक सिंगल एक्टिविटी, वो फोन भी यूज कर रही है, रहती भी है, कोर्ट्स में डेट पे भी जाती है, सारी चीजें, वो हॉस्पिटलाइज भी होती है, आपको लगता है कि छोटी सी भी कोई एक्टिविटी वो करती तो एजेंसी उस पर कार्रवाई ना करती? मीठा साहब एक बात बताएं, आप अगर इस वक्त अपने घर में सुकून से हैं तो किस वजह से? आपके सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानी की वजह से, उनके काम की वजह से। लोग देश में सुकून में क्यों सोते हैं? अपने सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इदारे इतना बेकार नाहल नहीं होते कि मतलब वो अवाम को भी इसी तरह जो है वो लावारिस छोड़ दे, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी ना करें। जो ड्यूटी लेते हैं वो पूरी निभाते हैं। यहाँ पर लोग तासुर देते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं वही वाली बात है, हम उन सारे दावों को झुटलाते हैं। हम कहते हैं ऐसी हरगिज बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक मुजरमाना खामोशी, गफलत का है, वो अपनी जगह पर जरूर होगी। किसी ना किसी, हो सकता है किसी माफिया का हाथ हो या किसी और का हाथ हो, लेकिन एजेंसीज के, सिक्योरिटी इदारों के काम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी और आज तक नजर होगी उनकी, आज तक उनकी नजर होगी, मैं इतना बता सकता हूँ। हाँ जी सर। सर मेरा तो ये कहना है, मैं भी उससे पर्सनली मिली हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो स्पाई है या कोई उसकी ऐसी, वो किसी चीज को अंजाम देने आई है, वो है। चक्कर तो उसका यही था, ये पॉपुलैरिटी, चकाचौंध, खुले हाँ, में घूमना, और ये सब, ये जैसे वो रील बनाती है, अपनी जिंदगी जीती है आजादी से, ये सब था। तो उसका कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, और अपनी एजेंसीज पे तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ऐसे ये हमें फालतू भी, लोग। आप जितना इंडियन है ना, यकीन माने, अगर मैं बताऊं आपको, अगर यकीन माने, ये तो बहुत सारे लोग पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, वो एजेंसीज के इदारों के, पुलिस और सब लोगों के ऊपर आके उंगली उठाते हैं। मैं कहता हूं जो इंडियन है ना, जो खासतौर पर सिंसियरिटी के साथ इस केस से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ज्यादा हमें भरोसा है। अगर कोई बात होती तो हम नहीं कह रहे थे यार एटीएस ने ये कर दिया, फला कर दिया, वो तो दहशतगर्द है, आतंकवादी है, ये है वो है। हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आशीष चौरसिया की मिसाल आपको इसलिए दी क्योंकि वो बात जो है वो आशीष चौरसिया से उसने क्लियर की है, सच बोला है। तो जब आशीष चौरसिया से उसने सच बोला है और उसको पता है कि जिसके पास रही उसने सच बोला है, तो इवन के जो मारपीट वाली वीडियो नहीं थी जिसमें उसका सारा मुंह फूटा हुआ था सब कुछ, तो उस मारपीट के बारे में मीडिया पे तो आके उसने कहा कि सब झूठ है। एजेंसीज को बताया कि हाँ मार पड़ी है, और एजेंसीज को बताया कि मार पड़ती है, सब कुछ है। लेकिन एजेंसीज के हाथ में ये नहीं है कि सीमा को उठाएं और बाहर फेंक दें, वो गवर्नमेंट करती है या कोर्ट के जरिए होगा। एजेंसीज के हाथ में ये नहीं है, लेकिन एजेंसीज की नजर इसके ऊपर पूरी है, तो इसलिए हम एजेंसीज को बुरा भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सीमा आतंकवादी भी है, सब कुछ है, तो फिर जो लोग ये बात करते हैं, जो इंडियन है, उनके उनके दिमाग पे भी और उनकी बातों पे भी सवाल उठता है कि आप अपने इदारों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी तो आपके इदारों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ही अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं। सर देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप भी अपनी बात कह सकते हैं, हम भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम राष्ट्रभक्ति तो करते हैं, राष्ट्र अंधभक्ति नहीं करते हैं। अब ये कहने लगे कि अब वो केस हुआ है कोलकाता में, हम उसे जस्टिफाई करने लगे कि ये ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, तो ये हमारी अंधभक्ति होगी। और ये जो जांच वगैरह इसकी हुई है, 3 दिन के अंदर इसे बेल मिल गई, आज तक इस पे नजर है। और इन फ्यूचर जो भी होगा, गवर्नमेंट सारी चीजें, हाँ लूप होल्स कुछ आप बोल सकते हैं कि कुछ लूप होल्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर का जी। इम्प्लीमेंट ना होना, और ये इसका सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, लोगों को आके इस तरह से बोल देना, ये लूपहोल्स हो सकते हैं कुछ, लेकिन इतना ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वहां बैठे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये बताइए जरा। आप बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि भाई। लेकिन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जो बेजमीर लोग है ना, जो अपनी खामखा की पब्लिसिटी में झूठ मूठ अनाप शनाप बोलते रहते हैं ना, ये फलां है फलां है फलां है, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको लिहाज करना चाहिए। देखें,
सीमा तो शायद वापस आ जाएगी, सीमा जेल चली जाएगी, बच्चे ही वापस आ जाएंगे, लेकिन आप अपने जो मुल्क और अपने देश के लोगों के खिलाफ अपनी आवाम को भड़का रहे हैं तरफ, वो उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? आगे जमीर आपका मलामत नहीं करेगा? आपको शर्म नहीं आएगी कि मैं अपने अपनी एटीएस, अपनी गवर्नमेंट, अपने लोगों के खिलाफ क्या बात कर रहा था? तो इसलिए उनको सोचना चाहिए, अपने लोगों को बदनाम ना करें। मैं ये कहता हूँ कि हमें भरोसा है कि अदालत इंसाफ देगी। मोहम्मद मलिक साहब ने जो केसेस किए वो किए, लेकिन लोगों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि बात का बतंगा ना बनाए, खाम का बढ़ावा ना दे जिसका कोई वजूद भी नहीं है। सर हिंदुस्तान से तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसी कोई नजीर कायम नहीं होगी। कोई आई है, रह रही है, सारी चीजें हैं। इन फ्यूचर केस में क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, जेल जाएगी, रहेगी, जो भी होगा। लेकिन बच्चे तो कभी भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि हमारी कोई नेशनल वहां पर फंस जाए, तो फिर हिसाब तो बराबर होगा फिर। हिसाब कोई देखिए, जो जो चलता आया है ना, ये जो हमारे जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो देशों में चलता आया है वो तो चलता ही रहेगा। मतलब अगर कोई इलीगल आपकी सी साइड में अगर चला जाता है कोई पाकिस्तानी, तो वो पकड़ा जाता है, वहां से कोई आते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन इस तरह के केसेस कभी कभार आते हैं, लेकिन उसमें अवाम अगर साथ जुड़ती है तो इन मसलों का हल निकाला भी जा सकता है। मैंने आपको पूरी मिसाल के साथ बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। वजूहत भी मैंने आपको बताई कि हमारा सबसे बड़ी जो मजहबी, जो हम जिसको ज्यादा मानते हैं, उनका उनका ग्राउंड वही है, उनका मकाम वही है। इसी तरह जो पाकिस्तान की जिन्होंने बुनियाद रखी, उनके आबाई इलाके वही हैं। जो पाकिस्तान आए हैं, उनकी खानदान वही है और कुछ यहाँ है, तो वो अपने लोगों के खिलाफ क्यों सोच सकते हैं? क्यों अपने लोगों के खिलाफ बात करेंगे? कभी सोच भी नहीं सकते। बाकी ये चीजें छोटी मोटी चलती रहेंगी, लेकिन इसके लिए अपने आप को अमर करना चाहिए, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहिए कि ये बर वक्त ये अगर काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये मुझे लगता है कि यहाँ मतलब मेरी कंट्री के हैं वैसे तो लोग, कंट्री के क्या मैं जानती नहीं, उनका कोई फेस नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, एक अंधेरा होता है, एक इधर से बोलता है, किधर से बोलता है, उनकी रियल नेम भी नहीं है, पता नहीं क्या-क्या तो उनके नाम है, एक्चुअल नेम भी नहीं है। अगर आप उनकी आइडेंटिटी निकालने लगे, वो थंबनेल्स लगाते हैं, एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, कुछ मेरे ख्याल से तो वो इंडियंस नहीं होंगे। जैसे आस्था माँ है, आस्था माँ का ही थंबनेल लगा देते हैं वो। तो अपने देश हाँ, की बहन-बेटी को कौन गाली देता है? आप ये मतलब बताइए ज़रा। थंबनेल बनाएंगे उल्टी तस्वीरें, यार मतलब शर्म से डूब मरो यार। मतलब अपनी हुँ। बहन बेटी के बारे में इस तरह की बात करो और कहते क्या है, पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं। मतलब किसी एक पाकिस्तानी की कोई गाली तो बता दो, कोई एक दिन एक छोटा तकलीफ तो बता दो, किसी एक का भी, किसी बिल्कुल दूर परे का जो छोटा यूट्यूबर हो, उसकी किसी की बात बता दो आप। सर इससे तो केस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये बोलते रहें। अब मैं 1 लाख लोग झंडा लेके खड़े हो जाएँ हम इसके साथ में। सर कोर्ट्स कोर्ट्स के जो वर्डिक्ट होते हैं, वो पहले से जो लॉ चले आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ना कि इनके खिलाफ। ऐसे तो अभी बहुत सारे मंत्री जेल में हैं, विधायक जेल में हैं, ये क्राइम कर के। तो जनता की हमने तो इसकी 50 लाख वोट है, इसकी 1 करोड़ वोट है, तो जनता सड़कों पे उतर-उतर के सब अपने फ़ेवर में डिसीज़न ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी डिसीजन लेगी कोर्ट्स लेगी। और जहाँ तक एडवोकेट मोमिन मलिक हैं, वो सीनियर है मेरे से तो ख़ैर। अगर उनका हम्म। वो इस तरह की अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका फेथ कहता है हमेशा कि आज मैंने ये किया है, ये होगा, होप है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करते हैं। जितना मैं जानती हूँ, उन्हें कानून पर भरोसा है, किताबों में भरोसा है, जो वो पहले लड़ चुके हैं, जो पहले उन्होंने हाँ, देखा कि हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि जैसे आज वो जान मारे, उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था पाकिस्तान में, जब ये केस था उसका, एक लड़की का जो यहाँ से गई थी, जो बहरी थी, वो जब लेने के लिए आए थे यहाँ कराची की अदालतों में, सिंध हाई कोर्ट में पेश होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं। उस लड़की का मैं नाम भूल रहा हूँ, जो जिसके माँ बाप नहीं थे, जो बोल नहीं सकती थी, गीता, अभी गीता, गीता, गीता गीता गीता। सॉरी। हाँ, तो वो आज भी जो इनके साथ कोर्ट में पेश होते रहे, चूंकि इनके पास वो वकालत करने का इख्तियार शायद उस वक्त नहीं था कि पाकिस्तान की अदालत में पेश हूँ, लेकिन वकील की हैसियत से वो आए जरूर थे। इनके इनकी तरफ से जो केस था, वो हमारे यहाँ कराची के वकील लड़ते थे। वो बताते हैं कि जिस तरह आज ये इन्होंने खून पसीना एक किया हुआ है ना अपना, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, घंटों घंटों बैठ के लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, फोन पे केस बनाना सब कुछ। उस वक्त गीता के टाइम पर भी वो इससे ज्यादा जान मारते थे। मतलब उनकी उनकी एक होता है ना कि उनके जमीर में, ये शरीर में बसा हुआ उनके, कि वो हमेशा अपने काम को मुखलिसी के साथ करते हैं, नेक नीति से करते हैं। तो चाहे वो गुलाम हैदर के बच्चों का मामला हो या गीता का मामला हो या समझौता एक्सप्रेस के लोगों का मामला था, उन्होंने हमेशा जान मारी है। वो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी थे, तब भी यहाँ आए थे इस केस की वजह से। तो यही कुछ करते रहे मोहम्मद मलिक साहब। तो ये उनका उनके ऊपर इसलिए तो लोगों को भरोसा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई बिक रहा है बिक जाए, लेकिन मोहम्मद मलिक ना बिकेगा ना झुकेगा, इंसाफ दिला के रहेगा। लोगों को सर यकीन है। एक लास्ट में मैं एक बात कहती हूँ सर, एक सोचने वाली बात है। अभी गुलाम हैदर वहां पर है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें रिसीव हुई है। एक इंसान अपने अपने एक्सपेंसेस से
14-15 मुकदमे डालता है, नेपाल जैसी जगह जाता है, दिन रात घूम रहा है, हर कोर्ट्स में वो अपीयर हो रहा है। उनके पर्सनल कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके कंडक्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक अनाप-शनाप इल्लीगल इमिग्रेंट उन्हें बोल रही है, पर्सनल हो रही है उनके साथ में। और सर वो इंसान दिल जान से लगा हुआ है। सर इससे ज़्यादा लॉयल्टी आप क्या चाहेंगे उनसे आप? और ये क्या बताइए चाहिए, सर। बिल्कुल, और क्या चाहिए उसकी। उसकी देखें, उसके कैरेक्टर पे, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनकी उनकी हर लिहाज से उनकी जिंदगी तंग करने की कोशिश की गई। और सामने, आपके सामने, वो भी एक सीनियर वकील है, एपी सिंह साहब, उन्होंने क्या कुछ किया वो आपसे सबके सामने। वरना सीमा की इस तरह की औकात नहीं थी कि वो सीमा बैठ के, चाहे वो इंडियन बहन भाई हो उनको ललकारती, या फिर मोहम्मद मलिक साहब को ललकारती। पीछे कहानी कोई और है, वो एपी सिंह है या कुछ और है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कुछ ना कुछ गेम अलग है, ये सीमा के बस की बात नहीं है। एक पायल मदान जी है, मैं इनका कमेंट पढ़ के एंड करती हूँ। जी, जी। बड़ा सबको कमेंट है सबको इनका। मेरा भी सलाम बोलिए। खासतौर पर जो अनुज देसवाल साहब हमेशा देखते हैं, मैं उनसे, उनका भी मैंने पढ़ा। भाई वो, हम तो ये मानते हैं कि भाई वो बिल्कुल सिपाही नहीं है, एजेंट नहीं है, उसने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया। अगर करती होती तो एजेंसीज उसको छोड़ती नहीं। एजेंसीज हमेशा बेहतरीन काम करती हैं और उन्होंने अपना काम पूरा किया है। अब जिन लोगों ने रखा हुआ जिम्मेदारी उनकी है। बाकी हम पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं, एजेंसीज ने अपना काम बेहतरीन किया। पायल जी ने कमेंट लिखा है, इंडियन फैशन लेडीज अपनी देश की कमियों को बोलना सीखें। हम भी भारत से हैं और अपने देश को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कमियों को एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है। चलिए आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी जुड़ते रहेंगे जब तक सीमा नहीं जाएगी। ठीक है सर, ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू।